आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ्स मीनिया पे। आज हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ने वाले हैं। छोटा सा चैप्टर है आपका। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं। ऐसे ही एचसीएफ को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में हम इसको महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। सबसे पहले अगर हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो पहले हमें फैक्टर का मतलब समझना पड़ेगा। तो फैक्टर का मतलब सिंपल सा होता है, जैसे मुझे 12 के फैक्टर्स लिखने हैं तो वो सारे नंबर्स जो 12 को पूरी तरीके से डिवाइड कर देते हैं वो 12 के फैक्टर्स होते हैं। जैसे 1 12 को पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा, 2 पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा, भाई इंटू 6 कर दूंगा 12 आ जाएगा, पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है। 3 4 जा 4 3 जा 6 2 जा 12 बन जाए। ये सारे जो नंबर्स हैं ये 12 को पूरी तरीके से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये सारे 12 के फैक्टर्स हो गए। ऐसे ही ये सारे नंबर 18 को पूरी तरीके से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये सारे 18 के फैक्टर्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर मुझे 12 और 18 का एचसीएफ बताना है, मतलब मुझे 12 और 18 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है, तो 12 के फैक्टर्स ये हो गए, 18 के फैक्टर्स ये हो गए। अब कॉमन फैक्टर, अब देखो 1 कॉमन फैक्टर है, 2 कॉमन फैक्टर है, 3 कॉमन है, मतलब जो दोनों में कॉमन आ रहा है, ये 6 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये सारे कॉमन फैक्टर्स हैं। इसमें भी हाईएस्ट बताना है तो हाईएस्ट हो गया 6, तो ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब। तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर है वो 6 है, क्योंकि 6 आप इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड करो, ये मैक्सिमम है, क्योंकि होंगे तो मल्टीपल फैक्टर्स। कॉमन जो फैक्टर्स हैं वो मल्टीपल आ रहे हैं, भाई ये भी ये भी ये भी और ये भी आ रहा है, लेकिन इसमें आपको हाईएस्ट बताना है, ये होता है एचसीएफ का मतलब। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल पे पहले आप मल्टीपल का मतलब समझो। मल्टीपल का मतलब ये होता है वो सारे नंबर्स जिनको 12 पूरी तरीके से डिवाइड कर दे। यहाँ पे क्या था, 12 जिनसे पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए वो फैक्टर्स हैं, 12 जिनको पूरी तरीके से डिवाइड कर दे वो उसके मल्टीपल्स हैं। 12 1 जा 12 2 जा 12 13 जा, ये सारे मल्टीपल्स हैं, क्योंकि 12 इनको पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा, तो ये मल्टीपल्स हैं। अब मल्टीपल में कॉमन, कॉमन देखो यहाँ पे आपका 36 कॉमन आ रहा है। आप आगे अगर इसको और आगे मैं लिखूँ तो ये 72 आ जाएगा, तो आप देखो 72 भी कॉमन आ रहा है। तो ऐसे तो इनफाइनाइट कॉमन आएंगे, लेकिन आपको क्या बताना है, आपको मिनिमम बताना है, लीस्ट बताना है, तो लीस्ट आपका 36 हो गया। तो अगर आपको इन दोनों का एलसीएम बताना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो मल्टीपल से लिख लो इनके, वैसे ज़्यादा नहीं लिखना है बस, क्योंकि ऐसे तो इनफाइनाइट तक चले जाओगे, समझ लो इनफाइनाइट मल्टीपल्स होते हैं। आपको बस इसमें से कॉमन देखना है, वो भी लीस्ट, जो सबसे पहले कॉमन आ जाए। जैसे आप इसके मल्टीपल्स लिख रहे हो, इसके लिख रहे हो, देखो ये कॉमन आ गया, यहीं रुक जाना है क्योंकि यही लीस्ट होगा, तो ये आपका क्या हो गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये होता है एलसीएम का मतलब, ये होता है एचसीएफ का मतलब। एक बात और समझो कि अगर ये 12 को पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो ये इसका फैक्टर हो गया, और 12 इससे पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, तो ये 12 का, ये 1 का मल्टीपल हो गया। फिर समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे मान लो आपका 12 नंबर है, वो 36 है, ठीक है, तो 36 जो है वो 12 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, तो जो 12 है वो फैक्टर ऑफ 36 है, फैक्टर ऑफ 36 है, ठीक है। वहीं पे 12 जो है वो 36 को पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है, तो 36 क्या हो गया, ये मल्टीपल ऑफ 12 हो गया, ठीक है। तो ये होता है मतलब, अगर ये इसके फैक्टर्स हैं तो ये जो है ये इन सब का मल्टीपल होगा, ठीक है। ये तो बेसिक बात हो गई। तो ये होता है, मैंने आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब समझा दिया कि मतलब क्या होता है। अब सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले हम समझेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। बेसिक समझा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इस पे बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं। अदरवाइज जो सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे हम उसको ऑप्शन से करेंगे, ठीक है, ऑप्शन से बहुत जल्दी होता है। अब यहाँ पे समझो कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। सबसे पहले हम इसको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे आपके प्राइम नंबर्स ही दिखने चाहिए, समझ रहे हो, प्राइम नंबर्स ही। यहाँ पे आप 4 नहीं, जैसे ऐसा नहीं कि आप इसको 4 × 3 लिख दो, समझ रहे हो, इसको आपको 2 × 2, क्योंकि प्राइम है, ये प्राइम है, प्राइम है। तो 12 को मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, 18 को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, और 24 को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। इसको मैंने फर्दर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, आपको क्या करना है, कॉमन, आप मैक्सिमम क्या कॉमन निकाल सकते हो, मतलब मैक्सिमम निकालो, लेकिन वो सब में होना चाहिए। जैसे मैक्सिमम इसमें 2⁻³ है, लेकिन आप 2⁻³ निकालोगे तो यहाँ से तो निकल जाएगा, यहाँ से नहीं निकल पाएगा, यहाँ से भी नहीं निकल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2⁻² ही है। अगर आप 2⁻² निकालो
तो यहाँ से तो निकल जाएगा, यहाँ से भी निकल जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये 2 इंटू 2 है, लेकिन यहाँ से नहीं निकल पाएगा। HCF जब निकालते हो तो आपको मैक्सिमम क्या कॉमन निकाल सकते हो, तो यहाँ पे मैक्सिमम जो कॉमन है निकाल सकते हो आप 2 निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। यहाँ से मैक्सिमम क्या निकाल सकते हो, 3 निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो आपको मैक्सिमम निकालना है जो आप सब में से कॉमन ले पाओ, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, कॉमन निकालना है जो हाईएस्ट हो, जो सब में हो। ठीक है, तो सिंपल भाषा में समझाऊं, यहाँ पे आपने इस पावर फॉर्म में लिख लिया, तो HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, जो मिनिमम पावर होती है इसकी वो लिख लेंगे, जो इसकी मिनिमम पावर होती है वो लिख लेंगे। तो इसमें जो इसकी मिनिमम पावर है 2 है, लिख लिया, इसमें 3 मिनिमम है वो लिख लिया, ये आपका HCF आ गया। LCM में इसका अपोजिट करते हैं, LCM में जो मैक्सिमम पावर होती है वो लिखते हैं। तो इसमें 2 की पावर मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है, मैंने वो लिख लिया। इसमें मैक्सिमम पावर क्या है, 2, वो मैंने लिख लिया, तो ये आपका LCM आ गया। तो HCF LCM समझ में आ गया कैसे निकालते हैं। सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स कर लो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अगर HCF निकालना है तो जो मिनिमम वाला रहता है उसको हम निकाल लेते हैं कॉमन, और LCM में जो मैक्सिमम वाला होता है उसको निकाल लेते हैं। अब मान लो अगर यहाँ पे इंटू 5 भी होता, उस केस में क्या करते हैं, ध्यान से समझना। अगर इंटू 5 होता तो यहाँ अगर मुझे HCF निकालना होता तो यहाँ से 2 निकाल लेता, क्योंकि वही निकल पा रहा है कॉमन। यहाँ से 3 निकालता, क्योंकि वही कॉमन निकल पा रहा है। यहाँ से यहाँ पे तो 5 है, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे 5 नहीं है। तो अगर आप 5 निकालते हो तो यहाँ से तो निकाल लोगे, लेकिन यहाँ पे 5 कॉमन नहीं है ना, यहाँ पे नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं निकालोगे उस केस में। क्योंकि मान लो ये क्या है, ये 5 है, तो यहाँ पे 5 यहाँ पे 5 है, तो आप 5 जो कि 1 होता है वो कॉमन निकाल पा रहे हो। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, HCF में आपको जो मिनिमम पावर होती है वो, तो 5 यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं निकालोगे, इंटू 1 कह सकते हो उसको। ठीक है, अगर यहाँ पे इंटू 5, अगर मुझे LCM लेना होता तो इसका मैक्सिमम निकालता 2 निकल रहा था, इसका मैक्सिमम 3 निकल रहा था, और इसमें मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम ये है, क्योंकि भाई यहाँ पे 5 लेकिन यहाँ पे 5 है ना, तो मैक्सिमम 5 है, तो आप इंटू 5 ये आपका LCM हो जाता उस केस में। समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गई ना। ठीक है, अब नेक्स्ट आप ये समझना, ये जो अब समझाऊंगा ना वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपका यही काम आएगा, इसके थ्रू आप बहुत ही जल्दी कर पाओगे। तो जो भी समझा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से समझना। ये 3 नंबर्स हैं, इनका HCF ये आएगा, LCM ये आएगा, आप निकाल के देख लो। इनका HCF ये आएगा, LCM ये आएगा, इनका HCF ये आएगा, LCM ये आएगा, आप निकाल के देख सकते हो। ठीक है, अब आपको ऑब्जर्व क्या करना है कि जो इसका HCF आ रहा है, अगर मैं इन तीनों नंबर में सबसे मिनिमम वाला नंबर देखूं, सबसे छोटा जो नंबर है वो सबसे छोटा नंबर ये है, तो जो इसका HCF आएगा वो इसके बराबर भी आ सकता है, इससे छोटा भी आ सकता है, लेकिन इससे बड़ी वैल्यू कभी भी नहीं आएगी। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ, सबसे छोटा नंबर ये है, तो HCF देखो इसके बराबर भी आ सकता है, यहाँ पे बराबर आ रहा है, इससे छोटा भी आ सकता है, जैसे यहाँ पे देखो इससे छोटा आया है, यहाँ पे देखो बराबर आया है, लेकिन सबसे छोटी वाली वैल्यू से कभी इसका HCF ज़्यादा नहीं आएगा। क्यों ज़्यादा नहीं आएगा भाई, हमें इन तीनों में से हाईएस्ट कॉमन चीज़ निकालनी है, जो तीनों में से निकल जाए कॉमन। तो 12 से बड़ी वैल्यू 12 में कॉमन कभी निकल थोड़ी पाएगी। ठीक है, तो सिंपल सा मतलब हमें इन तीनों में से मैक्सिमम कॉमन वैल्यू निकालनी है जो तीनों को डिवाइड कर दे, वही तो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 12 से बड़ी वैल्यू कभी 12 को थोड़ी ना डिवाइड कर पाएगी, 12 से छोटी वैल्यू ही तो 12 को डिवाइड कर पाएगी। तो इससे ये समझ में आता है कि जो कोई भी नंबर हो, कितने भी नंबर हो, उनका जो HCF रहेगा वो उन नंबर की जो मिनिमम वैल्यू रहेगी उसके बराबर भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ऐसे जो LCM है, इन तीनों में जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू होगी इसके बराबर भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन इससे छोटा कभी भी नहीं होगा। क्योंकि LCM क्या होता है, वो नंबर जो जिनको ये सब डिवाइड कर दे। तो मान लो अगर 24 से कोई छोटा नंबर होता तो 24 उसको थोड़ी ना डिवाइड कर पाता। तो HCF में क्या होता है, जो भी नंबर्स हैं सबसे मिनिमम के बराबर या उससे छोटा होगा। LCM क्या होगा, मैक्सिमम के बराबर भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है। जैसे अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे इसका जो LCM आ रहा है आपका 72 आ रहा है, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू 72 है, तो बराबर भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है, लेकिन इससे छोटा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने अभी तक जो बोला एक बार रिपीट कर देता हूँ। LCM जो होता है मिनिमम, इन तीनों के मिनिमम वैल्यू से बड़ी वैल्यू कभी भी नहीं हो सकती। LCM जो होता है इनमें से मैक्सिमम वैल्यू से छोटा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, अब एक बात और समझो, जो HCF होता है, मानो कोई नंबर्स का HCF ये हो गया, LCM ये होगा, तो जो आपका HCF होगा वो हमेशा LCM को पूरी तरीके से डिवाइड करेगा।
ठीक है, पूरी तरीके से डिवाइड करेगा। ठीक है, रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि भाई एच क्या होता है, एच इन सबको डिवाइड करेगा और ये सब इसको डिवाइड करेंगे, तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब एग्ज़ाम में हम कैसे सॉल्व करते हैं ये समझो। एग्ज़ाम में या जब आपके सामने MCQ आएगा, टेस्ट आएगा, क्वेश्चन आएगा, तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे ये समझो। तो हमें कुछ भी नहीं करना है। यहाँ से अगर मुझे पहले HCF देखते हैं तो मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो मैं सबसे पहले इनमें से सबसे छोटा वाला पकड़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि वैल्यू इसके बराबर या इससे छोटी होगी, इससे बड़ी नहीं हो सकती। तो मैंने इसको पकड़ा। अब मैं देखना है, मुझे कॉमन निकालना है। तो मैं देख रहा हूँ क्या मैं 12 इसमें से कॉमन निकाल सकता हूँ, इसमें से कॉमन निकाल सकता हूँ क्या 12। तो इसमें से मैं 12 कॉमन निकाल पा रहा हूँ, क्योंकि 12 × 2 है, मतलब 24 में 12 समाया हुआ है। लेकिन 12 क्या इसमें समाया हुआ है? नहीं, क्योंकि 12 इसको डिवाइड नहीं कर रहा। तो अब आपको इसमें से कुछ कॉमन निकालना है जो दोनों को डिवाइड करे। तो आपको पता है ये 6 × 2 होता है, ये आपका 6 × 3 होता है, इसमें 6 कॉमन आ जा रहा है। ठीक है, तो आपका 6 HCF हो गया। तो करना कैसे, दोबारा समझाता हूँ। आपको इनमें से मिनिमम वैल्यू पकड़नी है। अगर आप HCF निकाल रहे हो तब मिनिमम वैल्यू पकड़नी है, और आपको देखना है कि क्या 24 में 12 समाया हुआ है। बिल्कुल समाया हुआ है, क्योंकि 12 × 2 है, इसके अंदर 12 आ रहा है। 36 में आपका 12 आ रहा है, तो आपका यही आंसर हो गया। इसमें देखो तो आपको सबसे मिनिमम वैल्यू पकड़नी है ये। अब आपको देखना है क्या 18 में 12 समाया हुआ है? नहीं। क्या 24 में समाया हुआ है? हाँ। वैसे जब यहाँ पे समाया हुआ नहीं है तो आपको देखना है कि क्या समाया हुआ है इसमें। तो इन दोनों में आपका 6 समाया हुआ है, 6 आपका दोनों में आएगा, यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इसका। तो 6 आ गया। अब आपको देखना है 6 इसमें समाया हुआ है, समाया हुआ है, 6 इसमें समाया हुआ है, समाया हुआ है, तो आपका 6 HCF हो गया। तो इस तरीके से हम HCF निकालते हैं। ठीक है, ठीक है। बाकी ऑप्शन से कैसे करना है मैं आपको अभी आगे सिखाऊंगा। LCM कैसे निकालते हैं, आपको इसमें से सबसे बड़ी वाली वैल्यू पकड़ लेनी है। सबसे पहले LCM निकालने के लिए क्या करोगे, जो भी आपको वैल्यूज़ दिए उसमें सबसे बड़ी वैल्यू पकड़ लेना है। तो मैंने 24 पकड़ लिया। अब मुझे देखना है क्या 24 जो है क्या इससे पूरी तरीके से जा रहा है, क्या मतलब इसमें जो चीज़ें क्या 24 में आ चुकी है कि नहीं। तो जैसे मैं अगर इसको देखूँ 12 को, तो ये 12 आपका 24 में आया हुआ है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन 18 आपका नहीं आया हुआ है पूरी तरीके से। तो आपको 24 में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि 18 पूरी तरीके से समा जाए। फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा तोड़ के बताता हूँ। जैसे ये आपका मान लो, इसको मैंने 6 × 4 लिख दिया। मान लो मैंने 24 को 6 × 4 लिख दिया। अब 18 क्या 18 इसमें आया हुआ है? नहीं, क्योंकि ये आपका 18 6 × 3 होता है। तो अगर मैं इसको × 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो अब 18 भी इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा, क्योंकि भाई 6 × 3 आपका 18 आया हुआ है इसमें। अब मैं 12 को देखूँगा क्या 12 इसमें पूरी तरीके से आ रहा है, तो आप देखोगे 12 भाई 6, ये 4 को 2 × 2 लिख सकते हो, तो कहीं ना कहीं इसमें पूरी तरीके से आपका 12 आया हुआ है, तो यही इसका LCM हो गया। फिर से समझाता हूँ, आपको इसमें से सबसे बड़ी वाली वैल्यू पकड़ लेनी है। मैंने 36 इसमें से पकड़ लिया, 36। अब मैं देखूंगा क्या 24 इसमें आ रहा है 36 में, तो नहीं आ रहा है। क्यों आप बताओ, 24 इसको डिवाइड थोड़ी कर पाएगा। तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं भाई, ये आपका 12 × 3 है, ये आपका जो 36 है वो आपका 12 × 3 है, ये आपका 12 × 2 है। तो इसमें 2 नहीं आ रहा भाई, 12 × 3 है ना, ये आपका 12 × 3 है, तो 12 × 2 नहीं आ रहा है, तो इसको मैं × 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अब इसमें आपका 24 आ रहा है, क्योंकि ये इसका 12, इसमें से 12 निकाल सकते हो। 12 × 2 आपका 24 आ रहा है। क्या इसमें 12 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है भाई, इसमें आपका 12 आ रहा है, 12 × 3 है ना, तो आपका 12 आ रहा है। तो इसका जो HCF हो जाएगा वो आपका ये हो जाएगा। समझ गए। अगर मुझे इसका HCF निकालना है तो मैं क्या करूँगा, सबसे बड़ी वाली वैल्यू पकड़ूंगा, देखूंगा ये इसमें आ रहा है कि नहीं। बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि 24 × 3 है। क्या ये आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। 18 × 4 है। क्या ये आ रहा है? 12 × 6 आ रहा है, मतलब इसमें पूरा सम आ गया, सब कुछ आ चुका है ऑलरेडी। तो ये आपका 72 क्या हो जाएगा LCM। इस तरीके से हम करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, या जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा MCQ के फॉर्म में, हम इस तरीके से करते हैं। ठीक है, बाकी इससे बेटर तरीका भी है, वो ऑप्शंस के थ्रू है, वो आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अब कुछ बात और समझ लो कि 2 प्राइम नंबर्स हो या 2 प्राइम नंबर या 3 या चाहे जितने प्राइम नंबर हों, ठीक है, उनका जो आपका HCF आता है वो हमेशा 1 आता है। क्योंकि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर जो 1 से जाओ खुद से। जैसे मैं 2 प्राइम नंबर ले लूँ, जैसे मान लो मैं 7 ले लिया और 17 ले लिया, 13 ले लिया, 3 प्राइम नंबर ले लिया, तो HCF क्या होता है, वो फैक्टर जो सब में आए। तो भाई इनमें आपका 1 ही ऐसा है जो इसको तीनों को डिवाइड कर पाए, और अदरवाइज कुछ भी ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर दे। क्योंकि ये जो नंबर है ये 1 से जाएगा और 7 से जाएगा, ये जो है 1 से और 17 से जाएगा, ये 1 और 13 से जाएगा, क्योंकि यही प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है।
तो इसमें कॉमन आप क्या ले पाओगे, कॉमन 1 ही तो ले पाओगे, इसके अलावा तो कुछ ले नहीं पाओगे। तो जो HCF होता है प्राइम नंबर्स का, वो आपका हमेशा 1 होता है, चाहे वो 2 नंबर्स हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे आपके n नंबर्स हो। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ n प्राइम नंबर्स। ठीक है, n प्राइम नंबर्स जो होते हैं आपका, उनका जो HCF होगा वो हमेशा 1 होगा। अच्छा, LCM क्या होगा फिर? तो आप देखो, मैंने आपको क्या बताया, जैसे मैंने क्या बोला था आपको, 17 है, 13 है, और मान लो आपको 17 का LCM निकालना है, मान लो तीनों प्राइम नंबर है। मैंने क्या बोला था, सबसे पहले आप सबसे बड़ी वाली वैल्यू लिख लो। ठीक है, फिर आपको देखना है क्या ये इसमें आया हुआ है, क्या 13 इसमें आया हुआ है, नहीं आया हुआ है, और इसमें बिल्कुल नहीं आया हुआ है, तो आपको इसको 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब देखो, अब इसमें आपका 17 भी आ रहा है, 13 भी आ रहा है, क्या 7 इसमें आया हुआ है, नहीं आया हुआ है, तो आपको इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या किया भाई, इसका आपका क्या निकल के आया है, LCM, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो जो आपका वो होता है LCM ऑफ 2 प्राइम नंबर, वो आपका उसका उन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। यहाँ पे 5 नंबर्स भी हो सकते हैं, तो उन 5 नंबर का मल्टीप्लिकेशन, जैसे मान लेता हूँ यहाँ पे आपके ABCD 4 प्राइम नंबर्स हैं, तो इनका जो HCF आएगा वो तो 1 आएगा, जो LCM आएगा इनका वो क्या आएगा, वो A इंटू B इंटू C इंटू D आएगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, इतनी बात क्लियर है ना? तो ये हो गया आपका, मतलब प्राइम नंबर्स का जो HCF होता है वो 1 होता है, जो LCM होता है उनका, वो उन सारे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। सेम को प्राइम नंबर्स के लिए भी है। को प्राइम पेयर्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन ये होती है जिनका HCF 1 हो। को प्राइम पेयर्स मतलब जिनका HCF 1 आए, मतलब वो 2 नंबर्स आपको दिए हैं, उन 2 नंबर में 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं हो। अच्छा, इसके लिए प्राइम होना जरूरी नहीं है, जैसे मान लेता हूँ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो 8 और 9 2 नंबर्स हैं, दोनों प्राइम तो नहीं है भाई, ये भी प्राइम नहीं है, ये भी प्राइम नहीं है। अब दो इनके बीच में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है, नहीं है, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये आपके को प्राइम पेयर्स कहलाएंगे। मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख देता हूँ, ये आपके को प्राइम, एक तो भाई जब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, तो इसका मतलब क्या हुआ, HCF 1। उसी बात को मैं दूसरी लैंग्वेज में लिख दे रहा हूँ। एग्जाम्पल जैसे मैंने 8 और 9 ले लिया, मैंने 4 और 3 ले लिया, मैंने 12 और 7 ले लिया। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, मतलब बहुत सारे आप ले सकते हो कुछ भी। ठीक है, तो आपके को प्राइम पेयर्स हो गए। जैसे अगर मान लो मैं 12 और 15 ले लूँ, तो 12 15 में आपका 3 कॉमन आ जा रहा है, मतलब 3 दोनों को डिवाइड कर दे रहा है। मैंने आपको क्या बोला, जिसमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना आए, वो आपके को प्राइम पेयर्स हो गए। ठीक है, तो ये आपके को प्राइम पेयर्स हो गए। तो को प्राइम पेयर्स भी अगर है ना, तो उनका HCF आपका 1 आएगा, क्योंकि डिफिनेशन ही वही है। और LCM क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका LCM आ जाएगा। और पेयर है तो यहाँ पे 2 ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, प्राइम नंबर हो या को प्राइम पेयर हो, उनका HCF हमेशा 1 आएगा, और जो LCM रहेगा वो उन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन रहेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब एक चीज़ आप और याद कर लो, जो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है, वो उन दोनों नंबर का LCM इंटू उन दोनों नंबर का HCF होता है। मान लो 2 नंबर्स हैं A और B, इन दोनों का LCM मान लो LCM है, और इन दोनों का HCF मान लो HCF है। तो जो LCM इंटू HCF का मल्टीप्लिकेशन होता है, वो इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है। समझ गए, समझ आई मेरी बात? तो ये भी आपको रिजल्ट याद रखना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे LCM निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मैंने क्या बोला था आपको, यहाँ पे ना आपको यहाँ पे क्या लेके चलना है, जैसे मैंने इसका फैक्टर कर लिया, इसका जो फैक्टर आएगा वो आपका x-2 और x-3 आएगा। ठीक है, इसका जो फैक्टर आएगा वो आपका 5×3 = 15 होता है, तो x-3 और x-5 आएगा। तो मैंने क्या बोला, आप किसी भी एक को लिख लो, वैसे तो मैंने मैक्सिमम बताया, लेकिन आप किसी के एक को लिख सकते हो। मैंने इसको लिख लिया, मान लो, लिखना नहीं बस ऐसे देख लो, x-2 x-3। अब आपको देखना है ये इसमें आ रहा है क्या, तो आप देखोगे इसमें x-3 आ रहा है, लेकिन x-5 नहीं आ रहा, तो इसको आप x-5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आपका LCM आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन देख लो, तो ऑप्शन में आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको एक बार दोबारा समझा देता हूँ, दोबारा समझ लो। मैंने इसको फैक्टर करके लिखा तो x-2 x-3 आ रहा था, इसको मैंने करके लिखा तो x-3 x-5 आ रहा। अब इसमें से कोई भी ले लो, जैसे मैंने मानो इसको ले लिया, इसको मैंने ले लिया। ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि ये जो है इसमें आ रहा है कि नहीं, और नहीं आ रहा तो क्या नहीं आ रहा है, जो नहीं आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तब देखो यहाँ पे x-3 तो ऑलरेडी आ रहा है,
x माइनस टू नहीं आ रहा, तो इसमें मैं x माइनस टू से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आप देखो वही चीज़ यहाँ पे आ गई। समझ में आई बात? तो ये होता है एलसीएम का। अगर मुझे यहीं पे एचसीएफ निकालना होता है इसका, तो मैं वो चीज़ निकालता जो दोनों में कॉमन है। तो दोनों में कॉमन क्या है भाई, इसका ये आ रहा है, इसका ये आ रहा है, तो कॉमन क्या है, कॉमन x माइनस थ्री है, तो x माइनस थ्री मेरा आंसर आ जाता है इसका एचसीएफ। क्लियर है बात? आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में आपको एचसीएफ निकालना है, तो आप क्या कॉमन निकाल सकते हो। तो ऐसा नहीं कि आप इसको खोलो ही फर्दर, ठीक है। ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर है, तो ये आपका जो खुलेगा, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, वो आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन खुलेगा। इसको आप फर्दर खोल सकते हो, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन, और ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन है, ठीक है। ये मैंने ऐसे लिख दिया। अगर आप इसको खोलोगे तो ये आपका पता है क्या है, ये आपका एक्स स्क्वायर का क्यूब है और ये आपका वन का क्यूब है, और जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है आप अलजेब्रा में पढ़ोगे, ये आपका ए प्लस बी, आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। तो आपको एचसीएफ निकालना है, तो आपको कॉमन निकालना है, ठीक है, कॉमन निकालना है। तो अब देखो अगर मैं इसको खोलूँ तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, और ये आपका क्या आ जाएगा अंदर एक्स की पावर फोर प्लस वन, और माइनस आपका क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो एचसीएफ में आपको इन दोनों में चीज़ में कॉमन निकालना है। तो कॉमन क्या निकालना है, कॉमन आपका ये निकल रहा है सिर्फ, ठीक है। तो आपका क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन है, ये भी आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको इसमें से मैक्सिमम आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम देखना है। तो भाई यही तो कॉमन निकल रहा है, बाकी ये इसमें थोड़ी आ रहा है, ये इसमें थोड़ी आ रहा है, ये इसमें थोड़ी आ रहा है, तो कॉमन नहीं निकल रहा, ठीक है। जैसे आपको इसका एचसीएफ बताना है, तो ऐसा भी नहीं कि आप पूरा ही खोलो, आप देखो यहाँ से देख लो ना भाई, तीनों में आना चाहिए तो इसमें भी आना चाहिए। ये आपका क्या है, ये आपका एक्स क्यूब माइनस टू का क्यूब है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अभी मैंने आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब सिखाया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब भी देख लो, ये आपका ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। माइनस वाले में यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस होता है, और प्लस वाले में यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है। तो अगर इसमें आ रहा है तो इसमें भी तो वो चीज़ आनी चाहिए, क्योंकि तीनों में से कॉमन निकाल रहा हूँ ना, तो मैं देखूँगा इसमें, इसको खोलने पे क्या बन रहा है, इसको खोलने पे जो बन रहा है वो आपका ये एक्स, ये है ना एक्स क्यूब माइनस टू का क्यूब है, तो एक्स माइनस टू आएगा, बाकी आगे जो भी आएगा आएगा। तो एक्स माइनस टू तो कॉमन आ रहा है, क्योंकि आगे वाली जो वैल्यू है वो तो ये है ना भाई, वो तो ये है, तो ये तो आपको दिख नहीं रहा इसमें ऑप्शंस में, तो ऑप्शंस में आपको ये दिख रहा है, मतलब कहीं ना कहीं यही कॉमन आएगा सब में से, ठीक है। तो आपका x माइनस टू करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से समझाता हूँ, जैसे मैंने इसको खोल के लिखा, इसको मैंने जो भी खोल के लिखा, मानो मैंने ये लिखा और ये लिखा, इसको खोल के मैंने इस फॉर्म में लिखा, तो मैंने देखा कि अगर कॉमन आ रहा है तो या तो ये कॉमन आ सकता है तीनों में, या तो ये कॉमन आ सकता है तीनों में, भाई ये तो पॉसिबिलिटी है। जैसे इसको मैंने खोल के लिखा, ऐसे और ऐसे दो हिस्सों में लिखा था मैंने, तो या तो ये सब में आया होगा कॉमन, या तो ये सब में आया होगा कॉमन। अगर ये आया होता तो ये ऑप्शन में तो दिखना चाहिए, ऑप्शन में तो दिख नहीं रहा, मतलब कहीं ना कहीं यही सब में कॉमन आया होगा, तो मुझे पूरा को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इफ द एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ दिस, तो आपको फिर ए की वैल्यू बतानी है। तो पहले आप इन दोनों का एचसीएफ निकाल लो। तो इसका एचसीएफ क्या आएगा, मैंने बताया सबसे छोटी वाली पहले देखा करो, तो इन दोनों में छोटा ये है। आपको देखना है कि क्या 156 में 96 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि 96 का जब डबल करोगे तब का 192 आ जाएगा, जो कि इसमें नहीं आ रहा है। तो फिर आप इसको तोड़ो थोड़ा सा, तो इसको मैंने तोड़ा 12 × 8 के फॉर्म में। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना है, पहले बड़ा बड़ा तोड़ो, फिर बाद में हम चीज़ें देख लेंगे कि भाई और कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं। तो 12 × 8 के फॉर्म में तोड़ लिया, तो मैंने इसको भी तोड़ लिया, ये आपका 12 × ये आपका जो आएगा वो आपका 12 × 13 आ रहा है। तो अब आपको देखना है भाई 12 तो आपने कॉमन निकाल लिया, क्या 13 और 8 में से कुछ भी कॉमन आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। तो जो मैक्सिमम आपका कॉमन आ पाएगा वो 12 आ पाएगा, तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो 12 आएगा। तो ये एचसीएफ ही लिखा है, ये जो 156 × 12 प्लस 96, ये इसका एचसीएफ ही लिखा है, मतलब ये जो है ये 12 आ रही है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से 12 आप काट सकते हो, तो जब 12 काटोगे तो भाई इधर भी काटोगे इधर भी काटोगे, ठीक है, क्योंकि प्लस है ना, तो अब दोनों तरफ कटना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो 8a की वैल्यू आ रही है, यहाँ पे 1 है, तो ये आपका माइनस होगा, तो ये माइनस 155 आ जाएगा। तो a की वैल्यू निगेटिव आएगी, तो निगेटिव दो ऑप्शंस में आपको करना पड़ेगा। तो 8 1 ठीक है, 1 आपका जाएगा, ठीक है, आपका फिर 75 होगा तो 9 टाइम्स जाएगा, फिर आपका 30 बचा, तो 30 बचा तो आपका 3 टाइम्स जाएगा, फिर 60 हो गया तो आपका 7 टाइम्स जाएगा, और फिर आपका 4 बचा तो 5 टाइम्स जाएगा। तो आपका
ये वाला सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे मैंने 12 × 8 तोड़ा था, यहाँ पे 12 × 30 तोड़ा था। मान लो मैं ऐसा तोड़ता 12 × 8 तोड़ता एक, तो एक को मान लो, एक को मैंने 12 मान लो इसको मैंने तोड़ा होता 12 तोड़ा होता, 12 × 12 तोड़ा होता, तो इसमें से आप 12 कॉमन नहीं ले रहे हो, फिर इस 12 और 8 में से भी आपका 4 और कॉमन आ जाएगा। तो जब आप इसका और इसका HCF लिखते तो 12 तो आपने कॉमन ले ही लिया, इसमें से भी आपका 4 कॉमन आ जाता, तो इसका HCF ये हो जाता। ठीक है, तो ये सब बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो आपको दिया हुआ है और आपको इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। ठीक है, तो इन तीनों का आपको HCF निकालना है, जो कि ये आना चाहिए। तो पहले आप इन दोनों का HCF निकाल लो, जो HCF है इन दोनों का देख लेना, ये आना चाहिए। ठीक है, पहले बात आप ये बात समझ लो, जैसे मान लो आपको 5 नंबर का HCF निकालना है या LCM निकालना है। जैसे मान लो ये 5 नंबर्स हैं, आपको इनका मान लो HCF निकालना है, तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो। आप इन दोनों का HCF निकाल लो, ये आ गया, फिर आप इसका HCF निकाल लो, आपका मान लो ये आ गया, फिर आप इसका HCF निकाल लो, मान लो ये आ गया, फिर आप इसका HCF निकालोगे तो आपका फाइनल HCF जो आएगा वो इन पाँचों का HCF आएगा। ऐसे आप LCM भी कर सकते हो। मान लो 5 नंबर्स हैं, आपको इन पाँचों का LCM निकालना है, तो आप पहले इन दोनों का LCM निकाल लो, जो भी इसका LCM आ रहा है आप इन दोनों का LCM निकाल लो, जो भी इनका LCM आया इन दोनों का LCM निकाल लो, ऐसे आप कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मुझे HCF निकालना है तो मैं पहले इन दोनों का HCF निकालूंगा। ये आपका 36 × 2 है, ये आपका 36 × 3 है, तो इसमें जो आपका हाईएस्ट कॉमन आ रहा है वो 36 आ रहा है, इन दोनों का ऐसा 36 आ रहा है। अब इसका और इसका HCF A आना चाहिए, तो यहाँ पे ये मल्टीपल वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाई करेगा। जैसे आप A की वैल्यू अगर 1 मान लो, तो ये आपका 5 × 1 हो गया, 5 हो गया, तो 5 आपने A की वैल्यू 1 मानी है, तो यहाँ पे भी HCF 1 आना चाहिए। तो आप देखो ना 36 और 5 का जो HCF आएगा वो 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आ रहा है क्योंकि एक वैल्यू आपने 1 मानी थी। यहाँ पे अगर आप इसकी वैल्यू 2 मान लो तो ये आपका 10 हो गया, भाई 5 × 2 10 हो गया। तो 36 और 10 में क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है और यहाँ पे भी 2 हो गया, तो मल्टीपल वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाई करेगा। लेकिन हमें भाई कैलकुलेशन अपनी ईजी रखनी है, तो मैं सबसे मिनिमम वैल्यू मानूंगा, सबसे मिनिमम वाली वैल्यू। ठीक है, तो मैंने A की वैल्यू 1 मान लिया, A की वैल्यू मैंने क्या मान लिया 1, क्योंकि 1 पे सेटिस्फाई हो रहा है भाई 1 पे। अब आप देखो ना इन तीनों का HCF आपका 1 आ रहा है क्योंकि 5 हो गया, तो 108 72 और 5 में आप सिर्फ 1 ही कॉमन निकाल सकते हो। तो A की वैल्यू 1 मान ले, तो यहाँ पे भी A की वैल्यू 1 डाल दो, तो आपको 108 72 और 1 का आपको क्या बताना है, LCM बताना है। तो अब मैंने क्या बोला था कि आप सबसे बड़ी वाली वैल्यू लिख लिया करो। अब आप देखो क्या ये इसमें पूरी तरीके से समा रहा है, क्या ये पूरी तरीके से समा रहा है। तो 108 में 1 तो पूरी तरीके से समा जा रहा है, लेकिन 72 नहीं समा रहा। क्यों? क्योंकि ये आपका 36 × 3 है और ये आपका 36 × 2 है। तो इसमें 108 में 36 तो आ रहा है लेकिन 2 नहीं आ रहा, क्योंकि भाई आपको पूरा 36 × 2 चाहिए। ऐसा नहीं कि 36 में 36 भी आ रहा है, 36 में 2 भी आ रहा है, ऐसा नहीं है आपको देखना है, ऐसी इस तरीके से नहीं देखना है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये आपका 36 × 3 लिखा है, ये आपका 36 × 2 लिखा है, तो 36 तो आ रहा है लेकिन ये 2 नहीं आ रहा, तो आपको इस 2 को करना पड़े। तो ये आपका LCM होगा इन दोनों का, और तीनों का ही होगा क्योंकि 1 तो इसमें आ ही रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया LCM। तो ये जो LCM हुआ आपका, ये आपका हो गया, ये जो हुआ आपका ये 108 हुआ, ये आपका 216 हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर 216 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? आ जाओ नेक्स्ट पे। इफ़ द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ x एंड y इज़ 15। पहली बात तो इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या है कि x और y में जो मैक्सिमम आप कॉमन निकाल पा रहे हो वो 15 निकाल पा रहे हो। मतलब x में भी आपका 15 आएगा, y में भी आपका 15 आ रहा है, तभी तो भाई हाईएस्ट कॉमन आपका 15 निकल पाया, क्योंकि x में भी आपका 15 आ रहा है, y में भी 15 आ रहा है, दोनों में आपके 15 आ रहे हैं। फिर आपको इसका HCF बताना है और बताना है कि इसका जो HCF आएगा वो किससे डिविजिबल रहेगा। तो ठीक है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे y² है, तो भाई x में आपका 15 आ रहा था, तो इसमें आपका 15 × 15 आएगा, भाई x² हो गया ना। तो इसमें आपका 15 × 15 आएगा, इसमें भी आपका 15 × 15 आएगा, इसमें भी आपका 15 × 15 आएगा, इसमें भी आपका 15 × 15 आएगा। मतलब कहीं ना कहीं आप इसमें से 15 × 15 निकाल पा रहे हो कॉमन, इसमें से भी आप 15 × 15 कॉमन निकाल पा रहे हो। मतलब इसमें से और इसमें से आप 15 × 15 तो कॉमन निकाल ही पा रहे हो, क्योंकि आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना, तो आपको ये देखना है कि मैक्सिमम क्या कॉमन निकाल पा रहे हो। तो आप ये कॉमन निकाल लिए। अब क्या और भी कुछ आप कॉमन निकाल पा रहे हो? तो भाई आप 36 और 81 में से आप 9 कॉमन निकाल पा रहे हो,
और ये आप यहाँ से भी 9 कॉमन निकाल पाओ। भाई जो आप कॉमन निकालो वो सारे जगह से निकलना चाहिए, यहाँ से भी निकलना चाहिए, यहाँ से भी निकलना चाहिए। तो यहाँ से आप 9 कॉमन निकाल पा रहे हो और यहाँ से भी आप 9 कॉमन निकाल पा रहे हो, तो जो इसका HCF आ जाएगा वो आपका ये आ जाएगा, क्योंकि आप मैक्सिमम कॉमन ये निकाल पा रहे हो। अब से कह रहा है कि ये किससे डिविजिबल है, तब देखो ये 15 × 9 जो होता है वो 135 होता है, तो ये आपका 135 से डिविजिबल होगा, तो आपका यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपको इन नंबर्स का एलसीएम बताना है। तो आपको कभी भी बेसिक से नहीं करना है, आपको हमेशा ऑप्शन से करना है। ऑप्शन से आपका बहुत ही फास्ट तरीके से होता है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट तरीके से। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले आप कुछ चीज़ें एलिमिनेट कर सकते हो। पहली बात तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो अगर ये एलसीएम होता तो एलसीएम का मतलब ये होता कि ये इसको भी कंप्लीटली डिवाइड करे, इससे भी कंप्लीटली डिवाइड हो और इससे भी कंप्लीटली डिवाइड हो। एलसीएम का मतलब ये होता है वो भी लीस्ट पॉसिबल वैल्यू। भाई हो सकता है जैसे अगर मैं इन दोनों ऑप्शंस को लूँ ना, तो आप जब डिवाइड करके देखोगे तो ये दोनों ही ऑप्शन इससे 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 तीनों से डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन इसमें भी आपको लीस्ट कॉमन चाहिए। एलसीएम का मतलब क्या होता है, वो छोटी से छोटी वैल्यू जो इससे भी इससे भी इससे भी डिविजिबल हो। तो अगर ये दोनों ही डिवाइड हो रहे हैं लेकिन ये छोटी वैल्यू है ना, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा ना। तो आपको हमेशा ऑप्शन से जाना है। ऑप्शन में भी आप बहुत सारी चीज़ें पहले ही रिमूव कर सकते हो। कैसे, जैसे ये आपका 9 से डिवाइड हो रहा है, तो जो भी आंसर होगा वो भी 9 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर इसमें आप देखो इसमें 12 आ रहा है तो वो 12 से डिवाइड होना चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे देखा ये 9 से डिवाइड हो रहा है, तो ये भी आपका 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो अब देखो ये आपका 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि 9 से डिवाइड होने के लिए जो सम ऑफ डिजिट्स होती है वो भी 9 से डिवाइड होनी चाहिए। तो ये 8 4 12 12 आपका 9 से डिवाइड नहीं होता है। तो यहाँ से आपने तुरंत ये ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तुरंत एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि ये 9 से ही डिवाइड नहीं हो रहा। तो इससे क्या होगा, समझ रहे हो, जो नंबर 9 से डिवाइड नहीं हो रहा वो इससे थोड़ी होगा, क्योंकि ये तो आपका 9 से डिवाइड हो रहा है ना। ठीक है, अब इन दोनों में आपको सबसे पहले छोटा वाला नंबर चेक करना है, क्योंकि आपको एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले आप ये वाला ऑप्शन चेक करोगे, क्या ये इससे डिवाइड हो रहा है, इससे डिवाइड हो रहा है, इससे डिवाइड हो रहा है। अगर हो रहा है तो वही आपका आंसर, अगर नहीं हो रहा तो नेक्स्ट। ठीक है, तो मैंने इसको चेक किया, तो 144 का जब आप 5 टाइम्स करोगे तो आपको 720 मिलेगा। 720 का 5 टाइम्स करोगे तो ये मिल जाएगा, मतलब कहने के इंटू 25 टाइम्स में ये जा रहा है। इसका 10 टाइम्स जा रहा है, इसका 2 टाइम्स 900 होता है, और 900 का 4 टाइम्स आपका ये होता है, मतलब ये आपका तीनों से डिविजिबल है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने शुरू में 2 ऑप्शंस तो ऐसे ही एलिमिनेट कर दिया। अब इसमें से आपको लीस्ट वाला सबसे पहले चेक करना है। HCF में उल्टा होता है, क्योंकि क्या HCF में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो वहाँ पे आप सबसे पहला जो चारों ऑप्शन चेक करोगे तो सबसे बड़ा वाला ऑप्शन सबसे पहले चेक करोगे, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। लेकिन एलसीएम में क्या करते हैं, सबसे छोटा वाला पहले चेक करते हैं, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड द लीस्ट नंबर जो कि इससे 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 डिविजिबल हो और परफेक्ट स्क्वायर हो। तो मतलब एलसीएम निकालना है इसका, लेकिन वो जो आप एलसीएम निकालोगे, मतलब एलसीएम निकालना है सबसे पहले, फिर उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है आपको। तो ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन में सारे ही परफेक्ट स्क्वायर हैं। ठीक है, अच्छा अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल हो रहा है, मतलब जो भी आपका नंबर आएगा वो 9 से भी तो डिविजिबल हो रहा है, तो 9 से आपका ये है, ये है, ये है, ये वाला 9 से डिविजिबल नहीं हो रहा, तो आप इसको तुरंत हटा दो। अब इसमें आप सबसे पहले छोटी वाली वैल्यू देखोगे, ये छोटी है। अब चेक करो कि क्या ये इससे जा रहा है, इससे जा रहा है, इससे भी जा रहा है, इससे नहीं जा रहा। 5 से ये कहाँ डिविजिबल है, तो इसको भी तुरंत हटा दो। इसके बाद आप इससे बड़ी वैल्यू 900 है, 900 आपका इससे जा रहा है, इससे जा रहा है, इससे जा रहा है, इससे जा रहा है, इससे भी जा रहा है और इससे भी जा रहा है, तो आपका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। वैसे इसका जो बेसिक तरीका है वो ये है कि मैं पहले इसका एलसीएम ले लूँ, तो इसका जो एलसीएम आएगा, सबसे पहले 18 लिखूंगा। 18 में आपका 9 पूरी तरीके से आ रहा है, 6 भी पूरी तरीके से आ रहा है, 5 नहीं आ रहा, 5 लिख दिया, 3 भी आ रहा है और आपका 2 भी आ रहा है। तो जो आपका आ गया ये, इसको मैं फर्दर अगर तोड़ लूँ तो ये आपका क्या है, ये आपका 2 × 3 है और ये आपका 5 है। अब मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, आप देखो परफेक्ट स्क्वायर के लिए ये आपका 3 2 बार आ रहा है, 5 भी आपका 2 बार आना चाहिए और 2 भी आपका 2 बार आना चाहिए, तो इंटू 5 × 2 करना पड़ेगा। तो ये आपका क्या है, ये आपका 90 और ये आपका 10 है, तो आपका 900 करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, पहले एलसीएम निकालना है, फिर उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ये बेसिक हो गया, लेकिन आपको ऑप्शन से करना है, बहुत ही फास्ट होता है। जैसे अगर मुझे इसका एलसीएम बताना है, ठीक है, तो अब एक चीज़ आप देखोगे और कि इसमें से सबसे बड़ी वाली जो वैल्यू है वो ये है। अब आप इसको 96 से डिवाइड करके देखो इससे, लेकिन अब ये भी जो प्रोसेस है वो आपको लेंदी दिख रहा है। मान लो अगर ये नहीं हुआ तो फिर आप इसको चेक करोगे, ये भी नहीं हुआ तो लेंदी होता हुआ दिख रहा है। तो इसमें भी आप देखोगे आपको कुछ ना कुछ दिख जाएगा। जैसे
अगर मैं देखूँ तो ये आपका 9 से डिविजिबल है, क्योंकि 5 4 9 होता है, ये 9 से डिविजिबल है, मतलब जो आपके ऑप्शन हैं वो भी 9 से डिविजिबल रहने चाहिए। तो आप सबसे बड़ा वाला चेक करोगे पहले, या सारे ही चेक करोगे, क्योंकि आपको सारे ही चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि मान लो अगर 2 9 से डिविजिबल हो जाए तो फिर आप इसको फर्दर चेक करोगे कि क्या ये 12 से डिविजिबल है कि नहीं, आप ऐसे चेक कर लोगे। तो जैसे मैं सबसे पहले 9 से चेक करता हूँ, तो 7 2 9 4 3 7 2 9 ये आपका डिविजिबल है। 5 4 9 6 3 9 और 8 नहीं है। 7 2 9 8 2 10 और 5 15 नहीं है। आपका 5 4 9 6 2 8 8 16 ये भी नहीं है। तो आपका एक ही ऑप्शन 9 से डिविजिबल है। तो भाई जो भी आंसर है, मान लो अगर ये आंसर है तो ये इससे तो डिविजिबल होना ही चाहिए, क्योंकि एलसीएम निकाल रहे हो सॉरी। तो अगर इससे डिविजिबल हो तो 9 से भी तो होना चाहिए, लेकिन 9 से ये तीनों ऑप्शन नहीं डिविजिबल हो रहे हैं, तो आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से करना है, ऑप्शन से जाना आपका बहुत ही जल्दी होगा। ठीक है, जैसे अगर मुझे इसका HCF निकालना है, तो HCF में पहली बात तो ये समझो कि HCF अगर मैं इसका निकाल रहा हूँ तो जो आपकी वैल्यू आएगी 60 या 60 से कम आएगी, इससे ज़्यादा नहीं आ सकती। तो इससे ज़्यादा एक भी ऑप्शन नहीं दिया है यहाँ पे। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो आपको ये ऑप्शन में सबसे बड़े वाले ऑप्शन से जाना है, स्टार्ट करना है। तो 24 इसको डिवाइड नहीं कर पा रहा, तो ये आपका 24 नहीं हो सकता, क्योंकि HCF का मतलब क्या होता है कि ये जो आपका आंसर है वो इसको भी डिवाइड करना चाहिए। तो ये नहीं कर रहा आपने, इसको काट दो। इसके बाद इससे बड़ी वैल्यू जो है, मतलब इसके बाद जो बड़ी वैल्यू है 6 है, तो 6 आपको इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको नहीं कर रहा तो काट दो। ठीक है, इसको नहीं कर रहा। फिर इसके बाद आप 4 पे जाओ, तो 4 आपका इसको डिवाइड नहीं कर रहा है, क्योंकि डिवाइड करने के लिए जो आखिरी 2 अंक होते हैं उसको 4 डिवाइड करना चाहिए, इसमें 82 को नहीं डिवाइड कर रहा, तो ये भी आपका नहीं है। बचा क्या? 2 आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो आप ऑप्शन से गए बहुत ही जल्दी कर पाए। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ इसमें, तो इसका आपको HCF निकालना है, तो आप सबसे बड़ी वैल्यू से जाओ। ये है 18 से ये डिवाइड होता है, ये भी डिवाइड होता है। क्या ये डिवाइड होता है? तो ये आपका 9 से डिविजिबल है, तो ये भी आपका 9 से होना चाहिए, ये आपका 9 से नहीं है, तो आपका ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। फिर 12 से जाओ, इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है, और साथ में 12 से डिवाइड होने के लिए 4 × 3 से डिवाइड होना चाहिए। इसको आपको को प्राइम पेयर्स में तोड़ना है। 4 को प्राइम पेयर्स में आपको बता चुका हूँ। तो 4 से भी जाना चाहिए, 3 से भी, लेकिन ये आपका 4 से नहीं जा रहा, क्योंकि इसका आखिरी जो 2 प्लेस वैल्यू है वो आपका 4 से नहीं जा रहा, तो आपका ये भी आंसर गलत हो गया। फिर आप इससे बड़ी जो वैल्यू थी वो 6 थी, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है और ये भी जा रहा है। कैसे जा रहा है? क्योंकि 6 से जाने के लिए वो 2 × 3 से जाना चाहिए। ये आपका 3 से भी जा रहा है, 3 से जाने के लिए सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 3 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो 2 1 3 3 से जा रहा है, और 2 से आपको दिख रहा है इवन नंबर होना चाहिए आखिरी, जो कि है। तो आपका यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका 6 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन से जाना है। ठीक है, नेक्स्ट हम डेसिमल वैल्यूज़ का LCM और HCF निकालना सीखेंगे। तो जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया ना, वैसे ही करना है, डिट्टो। ठीक है, तो ये समझो कि मैंने क्या बताया, डेसिमल वैल्यूज़ का आपको हमेशा ऑलवेज ऑप्शन से ही करना है। ये बात लिख लो, मैंने यहाँ पे ऑलवेज लिखा है। जो मैंने ऊपर सिखाया है वो आप और भी तरीक़ों से कर सकते हो, लेकिन डेसिमल वाले को आपको हमेशा ऑप्शन से करना है। बेस्ट तरीका, कभी भी गलत नहीं होगा और बहुत ही जल्दी कर पाओगे। ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्या बताया, जो ऊपर तरीका बताया तो वही करना है। आपको इसका HCF निकालना है, तो ऑप्शंस में सबसे बड़ी वाली वैल्यू सबसे पहले लेनी है, उसको चेक करना है कि क्या ये इसको डिवाइड कर रहा है, इसको कर रहा है, इसको कर रहा है। अगर कर रहा है तीनों को, तो आपका वही आंसर आ गया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ये 3.5 जो है वो इससे बड़ा हो गया, और मैंने आपको बताया था जो HCF होता है वो इसमें से सबसे छोटी वाली वैल्यू से बड़ा नहीं हो सकता। ये तो बड़ा है, तो आपको इसको तुरंत काट देना है, तुरंत, बिना सोचे। अब सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू क्या है? ये है। तो क्या ये इसको डिवाइड कर रहा है? तो डिवाइड करने के लिए पहली बात तो कंप्लीटली डिवाइड करना चाहिए, और डेसिमल में डिवाइड नहीं करना चाहिए। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो क्या ये कंप्लीटली इसको डिवाइड कर रहा है? तो अगर मैं इसका इंटू 1 करूँ तो 0.7, इंटू 2 करने पे 1.4, इंटू 3 करने पे 2.1, तो ये नहीं आ रहा। तो ये इसको कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा, क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड करने के लिए ये इसका मल्टीपल होना चाहिए, जो कि नहीं है। इसके बाद जो लार्जेस्ट है वो ये है। तो क्या ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है? बिल्कुल। इंटू 5 कर दोगे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। क्या इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है? बिल्कुल। इसका इंटू 2 करोगे 0.7 आ जाएगा, 0.7 इंटू 8 करोगे कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। इंटू 20 कर दोगे, इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो आपका यही करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो कुछ भी नहीं करना है। HCF निकालना तो ऑप्शन में सबसे बड़ी वाली वैल्यू पिक करनी है, उसको चेक करना है। लेकिन आपको यहाँ पे पता चल गया था कि ये 3.5 नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ये इससे बड़ा हो गया, काट दो। इसको चेक करना है कि क्या ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। अगर कर रहा है तो वही आंसर, अदरवाइज नहीं कर रहा तो तुरंत हटा दो। ठीक है, जिससे अगर आपको LCM निकालना है, तो LCM में क्या था, LCM में हम क्या करते थे, पहली बात तो अगर आपको LCM निकालना है,
सेम ऊपर वाला तरीका ही फॉलो करेंगे और हमेशा ऑप्शन से करेंगे क्योंकि ये डेसिमल में है। तो एलसीएम जो होता था वो सबसे बड़ी वाली जो वैल्यू होती है उससे छोटा नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे छोटा कोई भी नहीं है। तो अब आप क्या करोगे, सबसे छोटी वाली वैल्यू को आप सबसे पहले चेक करोगे, सबसे छोटी वाली वैल्यू को आप सबसे पहले चेक करोगे। अच्छा एलसीएम में क्या है, जो भी नंबर आपका, जो भी आपका आंसर आएगा, ये इसको कंप्लीटली डिवाइड, ये इसको कंप्लीटली डिवाइड और ये इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो मान लो जैसे सबसे छोटी वाली वैल्यू ये है, या जैसे मान लो अगर इसका आंसर ये है तो आप चेक करोगे 360, इसको कंप्लीटली डिवाइड करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल बताना है। तो आपको सबसे पहले सबसे छोटा वाला ऑप्शन लेना है, लेकिन ये ऑप्शन इसके बराबर या इससे बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा नहीं होना चाहिए। तो इसको चेक करना है, ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, मतलब 3.6 इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, 1.8 2 जा कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। क्या ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए आप ऐसा कर सकते हो, ऐसे चेक कर लो। वैसे आप इसका इंटू 5 करोगे ना तो ये आपका 0.72 निकल गया अगर आप इंटू 5 करोगे तब, और फिर से अगर इसका इंटू 5 करोगे तब जाके 3.6 आएगा, मतलब इंटू 25 टाइम्स में ये जा रहा है। तो ये आपका ए वाला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन से जाना है। जैसे अगर मुझे इसका एलसीएम निकालना है तो मुझे एक बात पता है कि जो आपका इसमें बड़ी वैल्यू क्या है ये, तो आपका जो आंसर आएगा वो इसके बराबर या इससे बड़ा हो सकता है, इससे छोटा नहीं हो सकता। तो इससे आपके ये दोनों ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। अब इन दोनों में आप डायरेक्ट दिख रहा है कि भाई यही डिविजिबल होगा, क्योंकि अब इन दोनों में आपको क्या करना है, जो छोटी वाली वैल्यू उसको सबसे पहले पकड़ना है। क्या इससे डिविजिबल हो रहा है, बिल्कुल इंटू 2, इससे हो रहा है, यहाँ बिल्कुल हो रहा है, तो आपका यही ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगर आप नहीं भी चेक करना चाहते तो ये देखो, ये जो ऑप्शन बचा है ना, ये इससे डिविजिबल नहीं हो पाएगा कंप्लीटली, क्योंकि इंटू 1 पे भी नहीं पहुँच रहा है, इंटू 2 पे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको भी आप गलत काट सकते थे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आ जाओ फ्रैक्शन वाले को कैसे सॉल्व करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। फ्रैक्शन वाले में आपको क्या ध्यान रखना है, जो भी आपको फ्रैक्शन दिया है सबसे पहले तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। जैसे मान लो अगर मुझे एक फ्रैक्शन दिया है 28/10 और 3/2, इसका आपको एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। तो ये तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म है, लेकिन ये अभी फर्दर कट जाएगा 14/5। तो आपको ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया इसको, अब आपको इसका निकालना है एलसीएम। तो जो पहला स्टेप है, स्टेप 1, वो आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये आपका ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म है क्योंकि ये फर्दर नहीं कटेगा। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट है, अब आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। अगर आपको एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले नंबर्स का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। अगर आपको एचसीएफ निकालना रहता तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम, मतलब जो भी आपको निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो ऊपर वाले का आप एलसीएम निकालोगे और नीचे वाले का उसका उल्टा एचसीएफ निकालोगे। तो यहाँ पे अगर मैं ऊपर वाले का एलसीएम लूँ तो ऊपर वाले का जो एलसीएम आएगा वो 81 आएगा, क्योंकि भाई इसमें सबसे बड़ी वैल्यू ये है 81, और 81 में आपका ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। और नीचे वाले का एचसीएफ लूँगा, तो नीचे वाले का अगर मैं एचसीएफ लूँ तो एचसीएफ के लिए सबसे छोटी वाली वैल्यू चेक करते हैं, तो आपका इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो आपका जो एचसीएफ आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। तो इसका जो एलसीएम आ गया वो आपका 81/2 आ गया। तो एक बात ध्यान रखना है, अगर आपको एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम निकलेगा और नीचे वाले का एचसीएफ निकलेगा। अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सबसे पहला स्टेप आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको काट लेना है, ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में कटा हुआ है। एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का आप एचसीएफ निकाल दोगे और नीचे वाले का आप एलसीएम निकाल दोगे। तो अगर आप इसका एचसीएफ निकालोगे ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा वो 2 आएगा, क्योंकि 2 ही ऐसा है जो सबको डिवाइड कर रहा है, बाकी नहीं। तो इसका एचसीएफ 2 आ जाएगा और नीचे वाले का आपको एलसीएम लेना है। तो नीचे वाले का जो एलसीएम आएगा, तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले आप सबसे बड़ी वाली ले लो 17। क्या 15 इसमें आ रखा है, नहीं, तो इंटू 15 कर दोगे। क्या इसमें 5 आ रखा है, तो ऑलरेडी इसमें 5 आ रखा है, क्योंकि आपका 5 × 3 है। तो ये आपका हो जाएगा एचसीएफ। तो 2 बटे आपका ये जो आ जाएगा वो 255 आ जाएगा। तो आपका सी वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम करते हैं फ्रैक्शन वाले आपके एचसीएफ एलसीएम। ठीक है, अब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको आप देख लो। आपसे 4 की पावर समथिंग -1, 4 की पावर समथिंग -1 का आपसे एचसीएफ पूछा है। मतलब आप ये समझ लो कि a की पावर समथिंग -1 और a की पावर समथिंग -1 का जब भी आपसे, यहाँ पे x और y लिख देता हूँ, चलो मैं, a की पावर x -1 और a की पावर y -1 का जब भी आपसे एचसीएफ पूछे तो इसका जो एचसीएफ होता है वो a की पावर समथिंग -1 ही होता है। अब ये समथिंग क्या होता है ये समझ लो, ये इनका और इनका एचसीएफ होता है, एचसीएफ ऑफ x, y। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, a की पावर समथिंग -1, a की पावर समथिंग -1 का जो एचसीएफ होता है
वो ए की पावर समथिंग माइनस वन ही होता है, बस जो समथिंग होता है वो इस और इसका HCF होता है। तो जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ 4 की पावर समथिंग माइनस वन है, तो इसका जो HCF आएगा वो 4 की पावर समथिंग माइनस वन आएगा। ये समथिंग क्या है, ये 315 और 25 का क्या है, HCF है। तो HCF के लिए मैंने क्या बोला था, सबसे छोटी वैल्यू पकड़ा करो, ये आपका 5 × 5 है। तो इसमें क्या 5 × 5 आ रहा है, नहीं, एक 5 आ रहा है लेकिन दूसरा 5 नहीं आ रहा, क्योंकि दूसरा जो 5 है वो 63 है। ये आपका 25 जो है 5 × 5 है, और ये आपका जो है आपका 5 × 63 है। तो इसमें आपका हाईएस्ट जो कॉमन आ रहा है वो 5 ही आ रहा है, तो ये आपका 4 की पावर 5 आ जाएगा। तो 4 की जो पावर 5 होता है वो 1024 - 1 होता है, मतलब 1024 आपका ये होता है, तो ये आपका 1023 आ जाएगा। तो आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इतनी बात क्लियर है। अभी तक हम सिंपल LCM SF निकालना सीख चुके हैं, डेसिमल वैल्यूज़ का निकालना सीख चुके हैं, फ्रैक्शन का निकालना सीख चुके हैं, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म था, उसका भी हमने SF निकालना सीख लिया। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे रेशियो के फॉर्म में दिया रहेगा, ये भी सब आसान है, बिल्कुल कुछ भी टफ नहीं है। दो नंबर्स हैं जो 7 और 9 के रेशियो में है, इनका LCM दिया है, तो मैंने इन दोनों नंबर को 7x और 9x मान लिया। जब मैंने इसको 7x और 9x मान लिया, तो अगर आप इसका LCM लोगे, तो मैंने क्या बोला था, अगर मुझे LCM लेना तो मैं सबसे पहले एक वैल्यू लिख दूंगा, कोई भी आप लिख सकते हो, 7x भी लिख सकते हो, 9x भी लिख सकते हो। तो मैंने 7x लिख दिया, 7x मतलब 7 × x। अब आपको दूसरी वैल्यू देखना है, तो क्या इसमें क्या नहीं आया है, तो x तो आ गया है लेकिन 9 नहीं आया है, तो × 9 कर दूंगा। तो ये आपका इन दोनों नंबर का क्या आ गया, LCM आ गया। इसी की वैल्यू आपको 630 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है आपको नंबर्स बताने हैं, तो ऐसे 9 × 63 आपकी x की वैल्यू आ गई 10, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो 70 और 90 आ जाएगी, ठीक है, 70 और 90 आ जाएगी। क्लियर है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेशियो ऑफ LCM ऑफ टू नंबर्स टू द सम ऑफ सेम टू नंबर्स इज 12:7। मतलब दो नंबर्स का LCM और दो नंबर का जो सम का जो रेशियो ये निकल के आया है, अगर उसका HCF 4 है तो आपको प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स आपको बताना है, ठीक है। तो आप पहले एक बात ये समझो कि जैसे मान लो दो नंबर्स हैं, इनका HCF ये आ रहा है, तो HCF का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर मतलब इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। भाई फैक्टर मतलब क्या होता है, अगर इसका ये भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो पहले हाईएस्ट कॉमन हटा दो, पहले फैक्टर की बात करो। अगर ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो इसका फैक्टर होगा, फैक्टर तो होगा ही ना इन दोनों का। अगर फैक्टर होगा तो ये इसको पूरी तरीके से डिवाइड करेगा और इसको भी पूरी तरीके से डिवाइड करेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो HCF होता है वो इन दोनों को डिवाइड करेगा। तो अगर HCF 4 आ रहा है तो मैं ये भी 4 का मल्टीपल होगा, ये भी 4 का मल्टीपल होगा, तो मैं उन दोनों नंबर्स को मैं मान सकता हूँ कि वो जो दो नंबर्स हैं, ये जो दो नंबर्स हैं, ये 4x और 4y में मान सकता हूँ। क्यों मान सकता हूँ, क्योंकि इनका HCF 4 है। HCF 4 का मतलब कि दोनों नंबर 4 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। तो मैं 4x और 4y मान सकता हूँ। अब आपको इन दोनों नंबर का LCM, अब इन दोनों का LCM क्या होगा, मैंने सबसे पहले एक नंबर लिख लिया, मैंने इन दोनों में से एक नंबर लिख लिया, कोई भी आप लिख सकते हो, मैंने 4x लिख लिया। अब मुझे देखना है कि क्या ये इसमें आ रहा है, तो 4 तो आ रहा है लेकिन y नहीं आ रहा, तो मैंने इनका इंटू y कर दिया। तो ये क्या निकल के आ गया, ये आपका LCM निकल के आ गया, LCM। तो LCM और इन दोनों नंबर का सम, इन दोनों नंबर का सम क्या होगा, 4x + 4y, जो कि 4x + y। तो अगर मैं सम की बात करूं तो 4x + 4y, इसको आप 4x + y भी कह सकते हो। इन दोनों का जो रेशियो दिया है, LCM और सम का जो रेशियो दिया है, वो आपको 12:7 दिया है। तो यहाँ पे 4 से 4 गया, xy/x + y जो आ रहा है वो आपका ये आ रहा है। यहाँ से आप वैल्यू को गेस भी कर सकते हो कि अगर मैं 4 और 3 वैल्यू मान लूँ x और y की, अगर मैं x की वैल्यू 4 मान लूँ और y की वैल्यू 3 मान लूँ, तो इनका सम 7 आ रहा है, इनका प्रोडक्ट 12 आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं मैंने वैल्यू गेस कर लिया। तो x की वैल्यू आपकी 4 आ गई और y की वैल्यू आपकी आ गई 3। तो आपसे नंबर्स का प्रोडक्ट पूछा है, मतलब आपको यहाँ पे 16/4 × 4 16 × x y की वैल्यू पूछा है, तो 16 × 12 आपका आ जाएगा, ठीक है, जो कि आपका 192 आता है। तो आपका 192 करेक्ट आंसर आ चुका है। वैसे हालांकि यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जब आपने इन दोनों नंबर्स को 4x 4y मान लिया था ना, तो आपको क्या बताना था, आपको प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स बताना था। तो जो प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स आता वो 16xy आता, मतलब 16 का मल्टीपल आता,
तो 16 का मल्टीपल इसमें आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो आप ऐसे भी कर सकते थे, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपको पता है कि जो दो नंबर्स होंगे वो 4x और 4y होंगे। इनका प्रोडक्ट पूछा, मतलब कहीं ना कहीं 16xy की वैल्यू पूछा है, 16 का वो मल्टीपल होगा, 16 का मल्टीपल ऑप्शन में एक ही है, बाकी नहीं है, तो आपका यहाँ से आपका ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, ए वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखो, K1 और K2 दो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो हमने प्राइम नंबर से रिलेटेड क्या पढ़ा था कि प्राइम नंबर्स का जो एलसीएम होता है वो इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट होता है, और जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है, हमने ये पढ़ा था। तो हमें बताना कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, K1 और K2। ठीक है, तो पहली बात तो एक बात और समझ लो कि हमने एक चीज़ और पढ़ा था, वैसे तो हम इसको कर भी सकते हैं ऐसे, इसका एचसीएफ 1 आ जाएगा और एलसीएम का आ जाएगा K1 इंटू K2 आ जाएगा। आपसे इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट पूछा तो एचसीएफ 1 आ गया, ये पूछा तो आपका आंसर ये आ गया। ठीक है भाई, प्रोडक्ट ऑफ जो, पहले मैं इसके एचसीएफ की बात करूँ, एचसीएफ के, इसका जो आपका महत्तम समापवर्तक आएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि दो प्राइम नंबर्स हैं तो उनका महत्तम समापवर्तक 1 आता है, और लघुत्तम समापवर्तक जो होता है वो इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, ये तो बताया, और आपको इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट बताना है, तो आपका ये आ गया आंसर। दूसरी बात, मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि जो एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है वो प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स होता है, तो आपको एचसीएफ इंटू एलसीएम बताना है, जो कि प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स होगा, वो नंबर्स क्या हैं, K1 इंटू K2, तो डायरेक्ट भी कर सकते थे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज 483, तो आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल बताना है और बोथ नंबर्स का लीस्ट कॉमन मल्टीपल बताना है, मतलब एलसीएम बताना है। ठीक है, तो को प्राइम का मैंने क्या बताया था कि को प्राइम का प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट चलो दिया हुआ है, तो ये आपका बेसिकली एलसीएम इंटू एचसीएफ ही होगा। अच्छा एक चीज़ और समझो, मैंने आपको क्या बताया, ध्यान से समझना, कि दो को प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है, जो एलसीएम होता है, को प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है वो उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट होता है। तो आपको दोनों नंबर का प्रोडक्ट दिया है तो एलसीएम क्या होगा, दोनों नंबर का प्रोडक्ट ही तो होगा, तो 483 करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स एक्स एंड वाई मुझे दिया है, मुझे वैल्यू इसकी बतानी है। तो एलसीएम क्या होता है, दो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होता है, तो मुझे इसको तोड़ना है कि ये दो नंबर का, दो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट के फॉर्म में टूट जाए। ठीक है, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में टूट जाए, मतलब भाई देखो एलसीएम क्या होता है, दो प्राइम नंबर का, इन दोनों प्राइम नंबर का प्रोडक्ट, मैंने मान लिया कि दो प्राइम नंबर जो है एक्स वाई है, तो मतलब कहीं ना कहीं एक्स इंटू वाई की ही तो वैल्यू दिया है, तो मुझे यहाँ पे गेस करना पड़ेगा कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो सकती है। तो आपको पहले देखना है, जैसे आप छोटी वैल्यू से जाओ कि प्राइम नंबर आपका 2 था, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये आपका 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, फिर आपका इसके बाद आपका आएगा 5 से नहीं हो रहा है, 7 से नहीं हो रहा है, आपका 11 से भी नहीं हो रहा है, आपका 13 से हो जा रहा है। तो जब मैंने 13 से देखा तो ये 13 इंटू क्या आ रहा है, 13 इंटू भाई 41, तो आपके वो दोनों नंबर आपको मिल गए कि जो दो नंबर हैं प्राइम नंबर वो 13 और 41 है। तो यहाँ पे x बड़ा है तो x की वैल्यू क्या हो गई, ये x की वैल्यू हो गई क्योंकि x बड़ा है, और ये y की वैल्यू हो गई। आपसे पूछा है 4y मतलब 52 माइनस एक्स 41 जो कि आपका 11 आ जाएगा, तो आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 24, इफ द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 2 देन फाइंड द नंबर्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन से भी कर सकते हो, तो ऑप्शन में सब में डिफरेंस दे दिया है, लेकिन आपको ये समझना है कि भाई द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो हैं, सॉरी एलसीएम इंटू एचसीएफ जो दिया है वो ये दिया है, तो आपको पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो उन दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है, तो अगर एलसीएम इंटू एचसीएफ 24 आ रहा है तो अगर मैं उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो भी 24 आना चाहिए, आपसे वही दो नंबर पूछा है। तो 5 इंटू 3 15 नहीं, 6 इंटू 4 24, बिल्कुल सही बात है, डिफरेंस भी 2 है, तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो गया। मान लो ऑप्शन में आपका 8 इंटू 3 भी तो दे सकता था, 8 और 3 भी, तो भाई 8 इंटू 3 तो 24 आ रहा है, लेकिन इनका डिफरेंस तो 2 नहीं है, समझ रहे हो। यहाँ पे अगर आपको ये वाला नहीं देता तो ये भी आपका सेटिस्फाई करता, समझ रहे हो। तो लेकिन यहाँ पे डिफरेंस भी दिया, तो डिफरेंस 2 इसमें नहीं है, इसमें है, तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाई ऑप्शन जाओ। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कहे, द नंबर्स आर इन रेशियो ऑफ 3:4, द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज इतना, द सम ऑफ द नंबर इज। अब देखो भाई आपने नंबर को 3x और 4x मान लिया, ये सब दिया वो बात की बात है, आपको सम बताना है, मतलब कहीं ना कहीं आपको 7x की वैल्यू बताना है कि नहीं। तो
तो 7x की वैल्यू बताना है तो 7 का मल्टीपल होना चाहिए। 7 का मल्टीपल यहाँ पे आपका एक ही है, तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाई ऑप्शन कितने आराम से कर लिए, ठीक है। अदरवाइज क्या करना है, अदरवाइज बता देता हूँ तरीका क्या है, मतलब बेसिक तरीका भी बता देता हूँ। आपने इसको 3x और 4x मान लिया, तो आपको पता है दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। आपको एलसीएम इंटू एचसीएफ दिया है 2700, ठीक है। तो आपका ये गया 9 टाइम्स और ये आपका गया 25 बार। तो आपका जो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो 225 आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो एक्स की वैल्यू आ रही है आपकी वो 5×3=15 आ रही है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे 7x की वैल्यू बताना था, तो 15 7 105 ऐसे भी आ गया, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज इतना एंड देयर एचसीएफ इज इतना। पहला नंबर मुझे दिया तो दूसरा नंबर पूछा है, तो मुझे पता है जो एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है वो आपका पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर होता है। इंटू दूसरा नंबर मैंने मान लिया y, तो आपको y की वैल्यू तो बतानी है। तो भाई ये आपका 2 टाइम्स जाएगा और ये आपका 16 टाइम्स जाएगा, तो आपका 160 आ गया। y की वैल्यू आपकी कितने आ गई, 160 आ गई। हो गया आंसर, ठीक है। दूसरा तरीका एक और है, मैंने आपको एक चीज़ और बताया है कि जो एचसीएफ होता है वो दोनों ही पहले को भी डिवाइड करेगा, दूसरे को भी डिवाइड करेगा। जो एचसीएफ होता है वो भाई नंबर, भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है, फैक्टर तो है ही ना। तो 32 का मल्टीपल होगा, जो पहला नंबर है वो 32 का मल्टीपल है, दूसरा भी 32 का मल्टीपल होगा। यहाँ पे 32 का मल्टीपल आपका सिर्फ एक ही है, तो आपका ए ऐसे भी कर सकते हो, समझ रहे हो। तो बहुत सारे तरीके हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मुझे इतना दिया है, मुझे एचसीएफ दिया, तो मुझे बताना है कि कितने नंबर ऑफ पेयर्स पॉसिबल हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से देखना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा, ठीक है। और ये आपका मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि मेंस में ये ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो पहली बात तो आप ये समझो, आपको इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट पता है, ठीक है, और आपको एचसीएफ दिया है। तो एचसीएफ से हमें ये पता चलता है कि जो दो नंबर्स मैं मानूँ, अगर मैं दो नंबर्स को मान लूँ कुछ भी, तो वो 13 के मल्टीपल होंगे। तो मतलब मैंने उन दोनों नंबर को 13x और 13y मान लिया। मैंने दोनों नंबर को 13x और 13y मान लिया, जो दो नंबर्स हैं, क्योंकि वो इसका एचसीएफ 13 है, मतलब दोनों 13 के मल्टीपल होंगे। आपको इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट दिया है, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट आपको दिया है 6760, यही तो दिया है। अब यहाँ से आपको चीज़ें हेल्प हो जाएगी। तो 13 से काट दो 52, ठीक है, फिर 13 से काट दो 40। तो यहाँ पे एक्स वाई की जो वैल्यू आ रही है, एक्स इंटू वाई की जो वैल्यू आ रही है वो आपकी क्या आ रही है, 40। अब मेन खेला अब स्टार्ट होगा। अब आपको एक्स और वाई की वैल्यू ऐसी माननी है कि आपके को प्राइम पेयर्स ही बने। को प्राइम पेयर्स का मतलब ये होता है आपको को प्राइम पेयर्स लेना है। पहले आप सारे पेयर लेके देख लो, फिर आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू 1 से स्टार्ट करूँगा, तो 1 के साथ 40 बन जाएगा, 2 लूँगा तो 20 बन जाएगा, 3 के साथ नहीं बनेगा, 4 के साथ 10 बन जाएगा, 5 के साथ आपका 8 बन जाएगा, 6 के साथ नहीं, 7 के साथ 8 के साथ आपका 5 बन जाएगा। अब आपको रिपीट नहीं करना है, ये जैसे रिपीट हो रहा है ना, तो पहली बात तो आपको रिपीट नहीं करना है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको आगे भी कर देता हूँ, आगे आपका फिर वही चीज़ रिपीट होने लगेगा, 10 × 4, 20 × 2 और 40 × 1 ऐसे बन जाएगा। तो पहली बात तो आपको रिपीट नहीं करना है। रिपीट क्यों नहीं करना है, मान लो कोई भी नंबर, मान लो आपको दो नंबर लेने हैं, तो आपने 20 30 आ रहा है और एक बार आपका 30 20 आ रहा है, तो ये बात एक ही है, ये बात एक ही है, इस वजह से आपको रिपीट नहीं करना। दूसरी बात, आपको को प्राइम पेयर्स लेने। को प्राइम पेयर्स क्या होते हैं, जिनके बीच में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना है। तो जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ये आपका को प्राइम पेयर है। इसमें 2 कॉमन आ रहा है, तो ये आपका को प्राइम पेयर नहीं है। इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है, तो आपका को प्राइम पेयर नहीं है। ये इसमें आपका 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ये आपका को प्राइम पेयर है। तो आपको इसको भी नहीं लेना है, आपको इसको भी नहीं लेना है, क्योंकि ये और ये जो है ये आपके को प्राइम पेयर्स हैं। तो आपको को प्राइम पेयर्स ही लेना है सिर्फ। तो यहाँ पे आपको 2 करेक्ट आंसर आ जाएगा। अच्छा, को प्राइम पेयर्स ही मैंने क्यों बोला, अब इसकी बात समझ लो। अच्छा, ये क्या था, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये x की वैल्यू, y की वैल्यू है। तो अगर मैं इसको लेता हूँ, अगर मैंने देखा x की वैल्यू, तो आपका क्या आ रहा था, ये आपका 13 × 1 आ रहा है। जैसे अगर मैं ये आपके दोनों नंबर्स ही तो हैं, आपके दोनों नंबर्स हैं, तो ये आपका 13 × 1 आ रहा है एक बार में, और ये आपका 13 × 40 आ रहा है। दूसरा जो केस है, ये आपका 13 × 5 आ रहा है और 13 × आपका 8 आ रहा है।
मैंने ये दो पेयर्स लिए हैं, अगर मैं ये वाला पेयर लेता, मान लो 13 इंटू 2 और 13 इंटू 20 वाला पेयर लेता, तो इसको क्यों नहीं ले सकता हूँ ये समझा रहा हूँ। पहले ये समझो इसको क्यों ले सकते। तो मुझे कहा है कि इनका प्रोडक्ट तो आपका ये आ रहा है, तो प्रोडक्ट इस केस में भी आपका यही आएगा, लेकिन HCF 13 आना चाहिए। HCF क्या होता है, जो आप हाईएस्ट कॉमन निकाल सको। तो इसमें से आप हाईएस्ट कॉमन जो निकाल पा रहे हो 13 ही निकाल पा रहे हो, क्योंकि आपका इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि ये को प्राइम पेयर्स हैं भाई, ये को प्राइम पेयर्स हैं, वन के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। ऐसे यहाँ पे भी आप मैक्सिमम 13 ही निकाल पा रहे हो, क्योंकि इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, क्योंकि यही तो आपने यहाँ पे था, ये को प्राइम पेयर है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ पाएगा। तो इसका और इसका HCF आपका 13 आएगा, तो ये आपकी इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें क्या है कि आप हाईएस्ट जो कॉमन निकाल पा रहे हो 13 निकाल पा रहे हो, साथ में इसमें से 2 कॉमन निकल जा रहा है। तो इसमें जो मैक्सिमम कॉमन निकल रहा है वो 13 इंटू 2 निकल रहा है। तो इसका जो HCF हो गया वो इस केस में, क्योंकि HCF क्या होता है, जो हाईएस्ट कॉमन निकाल पाओ, तो इस केस में हाई जो HCF होगा वो 26 हो गया, लेकिन यहाँ पे तो HCF 13 होना चाहिए। तो इस वजह से हम इसको नहीं ले सकते, हम सिर्फ को प्राइम पेयर्स लेते हैं। इतनी बात आपको क्लियर है। तो अगर मुझे अब करना होता तो मैं क्या करता, मैं एक्स वाई को x इंटू वाई की वैल्यू, जैसे मैं ऐसा नहीं कि इसको पूरा लिख के बाद में काटूंगा, ये सब नहीं, मैं शुरू में ही नहीं लिखूंगा। तो जैसे अगर मुझे यहाँ पे x इंटू वाई की वैल्यू 40 था, तो मैं क्या लिखता, मैं x को 1 से स्टार्ट करता, तो 1 इंटू 40 मतलब 1 और 40 आपका हो जाता 140। 2 नहीं लेता क्योंकि 220 आपका नहीं हो पाएगा, 10 भी नहीं हो पाएगा क्योंकि मुझे पता है कि 2 कॉमन आ रहा है, आपका 5 8 हो पाएगा, फिर आपका 8 5 जाएगा, तो रिपीट हो रहा है, तो मैं इसको भी नहीं लिखूंगा। तो यहाँ से मुझे पता चलेगा कि 2 पेयर्स आपके बनेंगे। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 1500 एंड देयर HCF इज 10। तो हमें नंबर ऑफ सच पॉसिबल पेयर्स बताना है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि जो दोनों नंबर्स हैं वो 10x और 10y होंगे। इसका प्रोडक्ट मुझे दिया है 1500। तो यहाँ से आपकी जो XY की वैल्यू आ रही है वो आपकी 15 आ रही है। मुझे यहाँ पे क्या देखना है, मुझे को प्राइम पेयर्स ही देखने हैं। तो x की वैल्यू 1 तो इसकी वैल्यू 15 पॉसिबल है, इसकी वैल्यू 3 तो इसकी वैल्यू 5 पॉसिबल है, फिर 5 3 मैं रिपीट नहीं करूँगा तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 2 पेयर्स बने, 2 पेयर्स, तो 2 ही पेयर्स इसके पॉसिबल हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 1 2 2 4 एंड देयर HCF इज 68। तो द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ नंबर सेटिस्फाइंग द अबव कंडीशन। तो इसमें भी देखो क्या करना है, ध्यान से देखना, इसको भी उसी तरीके से करना है। तो जो दोनों नंबर होंगे वो 68x और 68y होंगे, दोनों नंबर। अब यहाँ पे मुझे सम दिया है, मुझे प्रोडक्ट नहीं दिया, मुझे सम दिया है, मतलब कहीं ना कहीं मुझे प्लस करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू 1 2 2 4 दी है, तो ये आपका बेसिकली 68 से काट दोगे तो 68 आपका 1 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स नहीं जाएगा। तो इसको मैं 68 से काट ही देता हूँ अगर 1 2 2 4 को, ठीक है। तो ये आपका 1 टाइम्स जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो आपका निकल के आ रहा है वो आपका यहाँ पे 4 निकल के आ रहा है, और यहाँ पे आपका 5 निकल के 5 4 4। तो ये आपका जो जाएगा ये आपका मेरे ख्याल से ये आपका 8 से 8 64 होता है ना, तो आपका ये चला जाएगा मेरे ख्याल से 6 बार, और 8 से 48, ठीक है, चला गया, तो 18 चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो x प्लस वाई की वैल्यू आ रही है वो 18 आ रही है। क्लियर है, x प्लस वाई की वैल्यू 18 आ रही है। अब मुझे x और y के जो पेयर्स लेने हैं वो को प्राइम पेयर्स लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 1 और 17 ले सकता हूँ, 2 और 16 नहीं ले सकता क्योंकि इसमें से 2 कॉमन आ जा रहा है, ठीक है। 3 के साथ 15 बनेगा, नहीं ले सकता। 4 के साथ आपका 14 बनेगा, नहीं ले सकता। 5 के साथ मेरा यहाँ पे 13 बनेगा, तो 5 के साथ 13 ले सकता हूँ। 6 के साथ 12 नहीं ले सकता हूँ। 7 के साथ मैं 7 के साथ मैं यहाँ पे 11 ले सकता हूँ। 12 के साथ नहीं ले सकता क्योंकि जब आप इवन लोगे ना तो दूसरा भी इवन बन जाएगा, तो उसमें 2 अपने आप कॉमन आ जाएगा, ठीक है। 13 के साथ 5, तो अब देखो 13 के साथ 5 आपका रिपीट हो रहा है ना, ठीक है। तो और 11 के साथ मतलब जैसे मैं 9 तक गया था, 9 के साथ 9 नहीं ले सकता, इसके पहले 8 के साथ मैं नहीं ले सकता, तो 9 के साथ 9 ले सकता। 10 के साथ मैं 8 नहीं ले सकता क्योंकि इसमें से 2 भाई इवन तो लेना ही नहीं है। फिर 11 के साथ 7 होगा, तो अब रिपीट हो रहा है, तो रिपीट आपको नहीं करना है। तो यहाँ पे 3 पेयर्स ही पॉसिबल होंगे, 3 पेयर्स।
ठीक है, आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके जो कुछ आएंगे वो लैंग्वेज बेस्ड रहेंगे। ठीक है, तो जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इसमें आपको ये पहचानना पड़ता है कि मुझे किस में एलसीएम लेना है, किस में एचसीएफ लेना है। ठीक है, तो पहला स्टेप तो ये होता है कि आपको ये पता लगाना है कि मुझे एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो वो कैसे पता चलता है, वैसे आपको धीरे धीरे आदत हो जाएगी, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं आपको शुरू में बता देता हूँ कि आपको सोचना कैसे है। ठीक है, जैसे ये 3 वैल्यूज़ हैं, आपको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा या तो एचसीएफ लेना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप इन तीनों वैल्यू का एलसीएम लेते हो तो वो जो वैल्यू आएगी इन तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू 100 है, तो 100 या 100 से ज़्यादा आएगी, इससे छोटी नहीं आ सकती एलसीएम। अगर एचसीएफ लेना होता तो सबसे छोटी वाली वैल्यू या उससे कम वैल्यू आएगी, बड़ी नहीं आ सकती। तो अगर आप इतना सोच पा रहे हो कि जो आपका आंसर आएगा वो 50 या 50 से कम आएगा या 100 या 100 से ज़्यादा आएगा, तो आपको वहीं पे पता चल जाएगा कि आपको एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ो आराम से। राधा, प्रतिमा और रीना जो हैं वो एक सर्कुलर ट्रैक पे जॉगिंग कर रही हैं। जो राधा है वो एक चक्कर लगाने में 50 सेकंड लेती है, प्रतिमा 75 सेकंड और रीना 100 सेकंड्स लेती है एक चक्कर को लगाने में। तो आपको ये बताना है कि जब वो स्टार्ट कर देते हैं, मानो स्टार्ट हो चुका है रेस जो भी है, तो अब ये पहली बार कितने सेकंड बाद तीनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे पहली बार, समझ रहे हो। तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलना है। तो अगर मैं रीना की बात करूँ, रीना की, तो रीना ने यहाँ से अगर स्टार्ट कर दिया है, रीना ने यहाँ से स्टार्ट कर दिया है, तो रीना अब 100 सेकेंड के बाद ही स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगी। मतलब 100 सेकेंड के पहले स्टार्टिंग पॉइंट पे तीनों का मिलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रीना 100 सेकेंड के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे आ रही है, तो 100 सेकेंड के पहले तो पॉसिबल ही नहीं है स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलना। मतलब जो आपका आंसर आएगा वो 100 या 100 से ज़्यादा आएगा, उससे कम नहीं आ सकता। तो 100 या 100 से ज़्यादा मतलब इन तीनों वैल्यू में सबसे बड़ी वैल्यू के बराबर है उससे ज़्यादा, मतलब मुझे एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो आपको इन तीनों का एलसीएम निकालना है। तो कोई भी वैल्यू पकड़ लो, मैंने 50 पकड़ लिया, 50 मैंने पकड़ लिया। अब मैं देखूंगा क्या 75 जो है 50 में आया हुआ है, नहीं। 75 का 25 तो है, जैसे यहाँ पे 25 इंटू 2 है, ये 25 इंटू 3 है, तो 25 तो है लेकिन इंटू 3 नहीं है। क्या 100 आपका इसमें आया हुआ है, नहीं, क्योंकि ये आपका 50 इंटू 2 है, ये 50 है, तो कहने के इंटू 2 मिसिंग है। तो ये इसका एलसीएम आ गया। आपको मिनट्स में निकालना तो आप 60 से डिवाइड कर देना पड़ेगा, क्योंकि आपको सेकंड्स में आया है। ठीक है, तो आपका ये चला गया और आपका 0 से 0 चला गया, आपका 5 मिनट्स करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड, 108 सेकेंड। ठीक है, जो ट्रैफिक लाइट्स हैं 3, ठीक है, डिफरेंट रोड्स पे, जो पहली ट्रैफिक लाइट है वो हर 48 सेकंड पे चेंज हो रही है, ये हर एक 72 सेकंड पे चेंज हो रही है, ये हर एक 108 सेकंड पे चेंज हो रही है। तो अगर सारे एक साथ 820 पे चेंज हुए हैं, तो नेक्स्ट टाइम कब ये तीनों साथ में चेंज होंगे। मतलब एक बार यहाँ पे तो सब साथ में चेंज हुए हैं, तो नेक्स्ट टाइम कितने बजे चेंज होंगे। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, जो तीसरी वाली लाइट है जो 108 सेकंड बाद चेंज हो रही है, जैसे यहाँ पे ये साथ में चेंज हुए, तीसरी लाइट अब 108 सेकंड बाद चेंज होगी, तो 108 सेकंड के पहले तो पॉसिबल है ही नहीं कि तीनों साथ में चेंज हो जाए, ये तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं जो मेरा आंसर आएगा वो 108 या उससे ज़्यादा आएगा, उससे कम की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। मतलब मुझे यहाँ पे भी एलसीएम ही लेना है, क्योंकि जो आपका आंसर आएगा वो 108 या उससे ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो एलसीएम ले लो इन तीनों का। तो कोई भी वैल्यू आप पकड़ लो, मैंने 108 पकड़ लिया, 108। तो क्या 72 108 में आ रखा है, ये 36 इंटू 3 है, 36 इंटू 2 है, तो इंटू 2 मिसिंग है, तो मैंने डाल दिया। क्या 48 इसमें आ रखा है, ये आपका 12 इंटू 4 है। ठीक है, ये आपका 12 इंटू 9 है, ये आपका 12 इंटू 4 है, तो ये आपका 12 इंटू 9 इंटू 2 है, ये आपका 12 इंटू 4 है, तो 12 तो आ रखा है, 4 का भी 2 इसमें आ रखा है, 2 और मिसिंग है, तो आपको इंटू 2 और करना पड़ेगा, तो आपने इंटू 2 और कर दिया, तो ये आपका एलसीएम आ चुका है। तो ये कितने सेकंड, इतने सेकंड बाद तीनों साथ में जाके चेंज होंगे। ठीक है, जो इसका एलसीएम आ रहा है इसका मतलब ये कि इतने सेकंड बाद, ये हर इतने सेकंड बाद ये तीनों साथ में चेंज हो रहे हैं, तीनों साथ में चेंज हो रहे हैं हर इतने सेकंड बाद। तो आपका जो आंसर आ जाएगा, ये जो सेकंड्स आ रहा है वो 432 सेकंड्स आ रहा है, 432 सेकंड्स। 432 में 420 सेकंड्स को मैं 7 मिनट बोल सकता हूँ, तो 7 मिनट 12 सेकंड बाद, हर 7 मिनट 12 सेकंड बाद ये हमेशा साथ में चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये कि हर 7 मिनट 12 सेकंड बाद ये तीनों साथ में चेंज हो रहे हैं। तो पहली बार कब चेंज होंगे, 8:20 के बाद, 7 मिनट 12 सेकंड बाद पहली बार चेंज होंगे। तो 8 27 12 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। 3 रेड लाइट्स हैं ऑन द सेम रोड पे,
ब्लिंक एट द सेम टाइम एंड ब्लिंक रिपीटेडली आफ्टर 4, 6 एंड 8 मिनट बाद ये हर 4 मिनट के बाद, हर 6 मिनट के बाद, हर 8 मिनट के बाद ये अलग अलग लाइट्स जो हैं वो ब्लिंक करती हैं। तो आपको बताना है कि कितने बार 3 घंटे में कितने बार ये तीनों साथ में ब्लिंक करेंगी। तो सबसे पहले आप ये निकालो कि कितने सेकंड पे ये साथ में ब्लिंक कर रही हैं तीनों साथ में। तो उसके लिए आपको इन तीनों का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। अब आपको आदत पड़ चुकी होगी, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 24 आएगा। इन तीनों का एलसीएम 24 आएगा, मतलब हर 24 मिनट बाद ये साथ में ब्लिंक कर रही हैं। 3 घंटे मतलब 180 मिनट में ये कितने बार साथ में ब्लिंक करेंगी, तो ये आपका 3 बार जाएगा, ये आपका 4 बार जाएगा, 30/7 7 पॉइंट समथिंग प्लस 7 बार ये ब्लिंक करेंगी 3 घंटे में 7 बार ये ब्लिंक करेंगी साथ में। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। संजय वॉन्ट्स टू एग्जैक्टली मेजर द लेंथ ऑफ, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे समझा दूँ, जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे क्या कहा है कि जो स्टार्ट में ब्लिंक करते हैं ना, स्टार्ट में साथ में ब्लिंक करेंगे, इसके बाद हर 24 मिनट बाद ब्लिंक करेंगे, तो आपको इसको एक्सक्लूड करना है। तो वैसे यहाँ पे तो आपने ईजिली 7 पॉइंट समथिंग आ रहा तो एक्सक्लूड है, लेकिन मान लो अगर मान लो 240 मिनट में पूछता है, 240 मिनट में, तो 240 मिनट को जब आप 24 से डिवाइड करते हो तो 10 आता। ये जो 10 आया है ना, आपने स्टार्टिंग पॉइंट को एक्सक्लूड करके 10 आया है, क्योंकि देखो हर 24 के बाद तो ये 24, ये 48, ये आपका ऐसे 10वीं बार आप जाओगे तब जाके आपका, जैसे ये आपका क्या है 24/1 है, ये आपका 24/2 है, ये आपका 24/3 है, ये आपका 24/10 आएगा, तो 10 बार ब्लिंक करेगा 240 मिनट में। अगर आपसे बोलता कि आप स्टार्टिंग का मतलब जो 0 वाला मिनट है और जो 240वां मिनट है उसको अगर आप एक्सक्लूड कर दो, तो आपको उस केस में ये वाला एक्सक्लूड करना होता, क्योंकि 240 जो फाइनल 240वां मिनट है उसको अगर बोला एक्सक्लूड करने को तो उस केस में आपका 9 आता। अगर बोलता आपको ये दोनों ही पॉइंट इंक्लूड करने हैं तो 10 आपका ये आ गया और ये आपका एक और, तो 11 आ जाता। तो किस तरीके से पूछ रहा है वो मैटर करता है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। अब ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। कह रहा है संजय वॉन्ट्स टू एग्जैक्टली मेजर द लेंथ ऑफ 7000 mm, 3850 mm, 12950 mm यूजिंग अ सिंगल मेजरिंग टेप। व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ द मेजरिंग टेप। ठीक है, तो एक बात ये समझो, जैसे मान लो कि मेरे पास 1000 mm का, या समझ लो कि मेरे पास 2 सेंटीमीटर का एक मेजरिंग टेप है, 2 सेंटीमीटर का। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आपके पास एक धागा है या एक टेप है, वो 2 सेंटीमीटर का, आपको सिर्फ ये पता है, इसमें फर्दर मार्किंग नहीं है कि भाई इस 2 में ये आपका 1 मीटर का है, ये 1.5 मीटर, ये मार्किंग नहीं है। बस आपके पास एक धागा है जो आपको पता है कि ये 2 सेंटीमीटर का है। तो मान लो अगर आपको 6 सेंटीमीटर का कोई मेज़र करना, आपको नहीं पता कि कितने मीटर का, आपको शुरू में नहीं पता, लेकिन जब आपने मेज़र किया तो 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर आ गया, मतलब ये 6 सेंटीमीटर का हो गया। लेकिन मान लो अगर यही 5 सेंटीमीटर का होता, आपको नहीं पता है कितने सेंटीमीटर का है, मैंने बता दिया कि 5 सेंटीमीटर का, लेकिन आपको नहीं पता है, तो आप क्या करोगे, ये मेज़र करोगे 2 सेंटीमीटर, ये मेज़र करोगे 2 सेंटीमीटर, और जब आपने ये मेज़र किया 2 सेंटीमीटर, नेक्स्ट जो 2 सेंटीमीटर मेज़र किया तो वो बड़ा हो गया, तो आपको एक्जैक्टली नहीं पता चल पा रहा है कितने मीटर का है, कितने सेंटीमीटर का है, नहीं पता चल पा रहा है। मतलब यहाँ पे जो कह रहा है कि आपको ये मेज़र करना है, ये मेज़र करना है, ये मेज़र करना है, मतलब आपको कोई ऐसा टेप चाहिए जो इसको एग्जैक्टली डिवाइड करे। जैसे मान लो अगर मेरे पास 7000 mm का टेप है तो एक बार में पता चलेगा कि 7000 mm का है। अगर मेरे पास 3500 का है तो मैं 2 बार नाप लूँगा, पता चल जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर मान लो मेरे पास 4000 mm का टेप है तो मैं एक बार मेज़र करूँ, जैसे मान लो ये आपका 7000 है, मैंने एक बार मेज़र किया 4000, जब मैंने दूसरी बार मेज़र किया तो पार हो गया, मुझे नहीं पता कि ये इतनी लेंथ कितनी, मुझे नहीं पता चल पाएगा। तो मतलब आपको कोई ऐसी वैल्यू लेनी है जो इसको एग्जैक्टली डिवाइड करे। ऐसे ही आपको कोई ऐसी वैल्यू लेनी जो इसको भी एग्जैक्टली डिवाइड करे और इसको भी एग्जैक्टली डिवाइड करे, तीनों को एग्जैक्टली डिवाइड करे। तो ऐसी तो बहुत सारी वैल्यू है, जैसा अगर मैं 1 mm ले लूँ तो वो भी इसको डिवाइड कर रही है, वो भी इसको डिवाइड कर रही है, वो भी इसको डिवाइड कर रही है। लेकिन आपको यहाँ पे ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ लेना है, मतलब आपको वो बड़ी से बड़ी वैल्यू लेनी है जो इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे। ठीक है, मतलब आपको HCF लेना है सिंपली। और वैसे भी आप एक बार और सोचो कि जो आप मेजरिंग टेप लोगे, अगर आप इससे ज़्यादा ले लिए, लाइक आप 3851 से ज़्यादा ले लिए, तो क्या आप इसको मेज़र कर पाओगे? नहीं। मतलब जो आपका आंसर आएगा वो ये या तो इससे कम आएगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा जैसे ही हुआ इसको थोड़ी आप मेज़र कर पाओगे फिर कि कितना बड़ा है। तो मतलब कहीं ना कहीं जो आपका आंसर आएगा वो इससे या इससे छोटा आएगा, मतलब कहीं ना कहीं मुझे HCF निकालना है। जो मेरा पहला स्टेप है वो HCF निकालना है, और वही आपका लास्ट स्टेप होगा क्योंकि आपसे वही ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ पूछ रहा है। तो इसका HCF निकालने के लिए क्या करो, आप यहाँ पे ऑप्शन से भी कर सकते हो। मैंने आपको शुरू में सिखाया था कि जैसे मान लो अगर आपको इसका HCF निकालना है
तो पहली बात तो वैल्यू इससे छोटी होनी चाहिए, इसके बराबर तो सारे ऑप्शन है। अब आपको क्या करना, ऑप्शन में जाना है, सबसे बड़ी वाली वैल्यू पकड़ना है, फिर देखना है कि क्या ये वैल्यू इसको डिवाइड कर रही है, क्या इसको डिवाइड कर रही है, क्या इसको डिवाइड कर रही है। ऑप्शन से सबसे तेज होता है। तो मैंने ऑप्शन क्या 45 इसको डिवाइड नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये 9 से डिविजिबल है, ये 9 से डिविजिबल नहीं है, तो इसको तुरंत काट दो। 40 इसको डिवाइड कर रहा है लेकिन इसको डिवाइड नहीं कर रहा, इसको भी काट दो। 35 जो है वो इसको डिवाइड कर रहा है और 35 इसको भी डिवाइड कर रहा है, क्योंकि आप देखो 11 टाइम्स जा रहा है, 1110 टाइम्स, 110 टाइम्स, और इसको डिवाइड कर रहा है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो इसको आप, ये आपका 7 × 5 होता है, तो मतलब ये 7 से डिविजिबल होना चाहिए और 5 से भी होना चाहिए, तो ये आपका 35 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 5 से तो हो रहा है, 7 से चेक कर लो। 7 × 1 = 7, 5 9, 7 8 = 35, 7 से डिविजिबल है, मतलब कहीं ना कहीं आपका 35 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि एक मिल्क वेंडर है जिसका 75 लीटर काउ मिल्क है, 45 लीटर टोन्ड मिल्क है और 30 लीटर्स फुल क्रीम मिल्क है, ठीक है। These should be placed in different trays such that each tray contain the same quantity of milk and two kinds of milk should not be mixed in a tray। मतलब सारे ट्रे में सेम अमाउंट ऑफ मिल्क ही होना चाहिए और किसी भी ट्रे में आपको दो टाइप के मिल्क को मिक्स नहीं करना है कि आप इसका 5 लीटर ले लो, इसका 20 लीटर ले लो, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। और सब में बराबर बराबर होना चाहिए। तो अगर सब में बराबर बराबर होना चाहिए तो मान लो जैसे आप इसको बराबर बराबर ही डिवाइड करोगे, बराबर बराबर ही, आप 25 के 3 डिवाइड कर सकते हो। लेकिन अगर आप 25 के 3 लेते हो, जैसे आपने 25 25 25 का 3 ले लिया, ठीक है, तीनों में बराबर, तो आप इसको भी 25 25 में ही डिवाइड करोगे, तो 25, लेकिन अब आपके पास 15 ही बचा, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया। मतलब आपको कोई ऐसा नंबर लेना है जो इसको भी डिवाइड करे कंप्लीटली, इसको भी डिवाइड करे कंप्लीटली, इसको भी डिवाइड करे कंप्लीटली, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ से भी समझ में आ गया कि मुझे HCF की तरह ही रुख रखना है अपना, ठीक है, HCF की तरफ ही जाना है। अब दूसरी बात देखो, आप अगर आपको बराबर बराबर ही भरना है तो आप 1 लीटर का भी तो ट्रे ले सकते थे। 1 लीटर का ट्रे लेते तो 75 ट्रेज इसमें लगता, 45 ट्रेज इसमें लगता, 30 ट्रेज इसमें लगता, समझ गए, ऐसे भी कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे आगे क्या कहा है कि वॉट इज द लीस्ट नंबर ऑफ ट्रेस रिक्वायर्ड टू प्लेस ऑल द मिल्क। मतलब आपको ट्रेस को कम से कम लेना है, जो पॉसिबल आप कम से कम ले सकते हो वो लेना है, ठीक है। तो यहां से एक बात आपको ये समझ में आती है, जैसे मान लो अगर मेरे पास 100 लीटर दूध रहता, ठीक है, 100 लीटर दूध रहता, अगर मैं 100 लीटर का ही ट्रे ले लेता तो मुझे एक ट्रे की रिक्वायरमेंट होती। अगर मैं 50 लीटर का ट्रे लेता, अगर मैं 50 लीटर का ट्रे लेता तो मुझे 2 ट्रे की रिक्वायरमेंट आती। अगर मैं मान लेता हूँ 25 लीटर का ट्रे लेता तो मुझे 4 ट्रे की रिक्वायरमेंट होती। अगर मैं 20 लीटर का ट्रे लेता तो मुझे यहाँ पे 5 ट्रे की रिक्वायरमेंट होती। ऐसे 10 2 ऐसे कुछ भी कर सकता हूँ मैं। तो यहाँ से आप ये देख रहे होगे, मैं जितने ज़्यादा कैपेसिटी की ट्रे ले रहा हूँ मुझे उतने ही कम ट्रे की रिक्वायरमेंट हो रही है। मतलब मुझे ट्रे की कैपेसिटी मैक्सिमम रखनी है जो पॉसिबल है। तो मतलब मैं ट्रे की जो कैपेसिटी को मैक्सिमम से मैक्सिमम रखूँ और साथ में वो जो वैल्यूज़ है वो इसको कम्प्लीटली और इसको कम्प्लीटली डिवाइड करना चाहिए। मतलब मैं वो मैक्सिमम वैल्यू लूँ, हाईएस्ट वैल्यू लूँ जो इन तीनों को डिवाइड करे। मतलब सिंपल HCF लूँ। HCF की डेफिनेशन ये होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मतलब मुझे इसका HCF लेना है। इन तीनों का जो HCF आएगा वो आपका जो HCF आ रहा है वो 15 आ रहा है। अच्छा, मैंने HCF को तुरंत कैसे निकाल दिया, देखो सबसे छोटी वाली वैल्यू पकड़ा करो, क्योंकि आपको पता है HCF ये या तो इससे छोटा आएगा। तो इसके फैक्टर्स देख, क्योंकि भाई आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना तो वो इसका भी तो फैक्टर होना चाहिए। तो इसका फैक्टर पहला होता है 30 इसको डिवाइड नहीं कर रहा। दूसरा फैक्टर होता है 15 इसको डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं जो आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल पाओगे वो 15 आ जाएगा, क्योंकि आपको लार्जेस्ट से लेके चलना है। तो सबसे लार्जेस्ट फैक्टर इसका 30 हो गया, दूसरा 15 हो गया, 15 सबको डिवाइड करा तो इसका 15 आंसर हो गया। ये 15 क्या डिनोट करता है, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ट्रे पॉसिबल, ठीक है। अब ये आपने HCF निकाल लिया, तो मतलब 15 लीटर का जो ट्रे है, तो यहाँ पे इसका आंसर 15 नहीं आया। यहीं पे नहीं रुकना, आपसे कैपेसिटी नहीं पूछ रहा ट्रे की, आपको पूछ रहा है कि कितने ट्रे की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप 15 लीटर की ट्रे लेते हो तो इसको फिल करने के लिए आपको 5 ट्रे की रिक्वायरमेंट होगी, 45 लीटर के लिए आपको 3 ट्रे की रिक्वायरमेंट होगी और 30 लीटर्स के लिए आपको 2 ट्रे की रिक्वायरमेंट होगी। तो जो टोटल ट्रे आ गए वो आपके 10 ट्रेज आ गए। आपसे वही पूछा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, आ जाओ नेक्स्ट पे।
120 apples to 40 orange or 150 pears are packed in carton in such a way that each carton has the same number of fruit. Each carton contain only one type of fruit. मतलब आपको दो को मिक्स नहीं करना है. और फ्रूट लेफ्ट अनपैक्ड, मतलब अनपैक्ड फ्रूट नहीं रहना चाहिए. व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कार्टन नीडेड फॉर द पर्पस. मतलब आपको यहाँ पे कम से कम कार्टन यूज हो, मतलब कार्टन की कैपेसिटी मैक्सिमम हो, और जो भी कार्टन की कैपेसिटी हो वो इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे. आपको देखते पता चलेगा कि मुझे सबसे पहले HCF निकालना है. HCF निकालने के बाद जो भी HCF आएगा उसको डिवाइड कर देना है तीनों से, तो आपके नंबर ऑफ कार्टन्स निकल के आ जाएंगे. तो इसके HCF के लिए क्या करना है, सबसे छोटी वाली वैल्यू पकड़ो 120. 120 का पहला फैक्टर जो सबसे बड़ा होता है 120 होता है, जो कि इसको डिवाइड कर रहा है लेकिन इसको नहीं कर रहा. इसके बाद जो इसका फैक्टर होता है सेकंड वो 60 होता है. 60 आपको इसको डिवाइड कर रहा है लेकिन इसको नहीं कर रहा. फिर उसके बाद जो फैक्टर होता है इसका वो 40 होता है. 40 इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको नहीं कर रहा. फिर जो फैक्टर होता है लार्जेस्ट, आपको लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट पे जाना है क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 30. 30 आपको इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है. मतलब कहीं ना कहीं जो इसका HCF आ रहा है वो 30 आ रहा है. ये 30 क्या डिनोट करता है, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कार्टन पॉसिबल, मतलब कितना आप इसमें भर सकते हो मैक्सिमम. मतलब आप एक कार्टन में 30 फ्रूट्स भर सकते हो, तो आपको 120 एप्पल्स भरने के लिए कितने कार्टन चाहिए होंगे, आपको 4 कार्टन चाहिए होंगे. इसके लिए आपको 8 कार्टन चाहिए होंगे और इसके लिए आपको 5 कार्टन चाहिए होंगे. तो यहाँ पे आपका 17 कार्टन टोटल निकल के आ रहा है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 17 एंड 36. तो बाई ऑप्शन जाओ. लार्जेस्ट नंबर पूछा है तो इसमें से लार्जेस्ट देखो, क्या ये 17 और 36 से डिविजिबल है. तो 36 से डिविजिबल होने के लिए वो 9 और 4 से डिविजिबल होना चाहिए. तो 4 से डिविजिबल होने के लिए हम आखिरी 2 अंक देखते हैं कि क्या 92 4 से डिविजिबल है. क्या ये 9 से डिविजिबल है, तो 9 9 और 7 2 9 9 से डिविजिबल है. क्या ये 17 से डिविजिबल है, तो 17 5 जा 85, 129 119 आ जाएगा, तो 110 आ जाएगा, 10 102 भी आपका 17 से जाता है. तो आपका सी वाला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा क्योंकि आपका ये 17 से भी जा रहा है, 36 से भी जा रहा है. अगर मान लो ये ऑप्शन नहीं होता तो फिर आप सेकंड लार्जेस्ट चेक करते, इसको चेक करते. देखो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि ये भी आपका 17 36 से जाए, ये भी आपका 17 36 से जाए, ये भी आपका सब 4 ऑप्शन जाए हो सकता है, या कोई 2 ऑप्शन जाए. लेकिन आपको लार्जेस्ट बताना है ना, इस वजह से मैं सबसे पहले इस ऑप्शन को चेक करूंगा. अब एक बात और समझो, इसका बेसिक तरीका क्या है. बेसिक तरीका ये है कि सबसे पहले आपको इसका LCM लेना है. तो ये आपके को प्राइम पेयर्स हैं, जो इसका LCM आएगा वो 17 × 36 आएगा. ये जो नंबर है वो आपका इससे भी डिविजिबल है, इससे भी डिविजिबल है. लेकिन आपको लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बताना है ना, तो आपको क्या करना है, इसको आपको इस नंबर को डिवाइड करना है इससे, इस नंबर को इससे डिवाइड करना है. जो भी रिमाइंडर आएगा, मान लेता हूँ रिमाइंडर मान लो आपका 10 आ गया मान लो, तो अगर इस नंबर को इससे डिवाइड करने पे 10 रिमाइंडर आ रहा है, मतलब इसमें 10 एक्स्ट्रा है, तो अगर मैं इसमें से 10 माइनस कर दूं तो कंप्लीटली डिवाइड कर देगा. समझ रहे हो, मतलब अगर आपको लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बताना है तो जो भी लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर होती है 999, इसको आपको डिवाइड कर दो, जो भी रिमाइंडर आए इस रिमाइंडर को इससे सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी. और आप इसको करके भी देखना, जब इसको इससे डिवाइड करोगे ना तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा, उसको जब इससे माइनस करोगे तो आपको यही आंसर मिलेगा. तो ये तो तरीका है, लेकिन आप देखो ना ये लेंदी प्रोसेस है, आपको बाई ऑप्शन करना है, आपका बहुत ही जल्दी निकल जाएगा. ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे. व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई इतना इतना एंड इतना लीव द सेम रिमाइंडर 9 इन ईच केस एंड इट डिविजिबल बाई 11. तो यहाँ पे आपको अगर नंबर बताना होता, जैसे यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स पूछा है, अगर यहाँ पे डायरेक्ट वो नंबर आपको बताना होता, नंबर कि वो कौन सा नंबर है जिसको आप 15 18 36 से डिवाइड करने पे 9 रिमाइंडर आता है और वो 11 से डिविजिबल है, तो सबसे पहले आप क्या करते, जो आपको ऑप्शंस दिया आप ऑप्शन में ये चेक करते. अगर आपको ऑप्शंस में नंबर दिया रहता तब तो आप चेक करते कि कौन सा नंबर आपका 11 से डिविजिबल है. ठीक है, तो क्या पता आपका एक ही आंसर 11 से डिविजिबल होता, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाता. मान लो अगर चारों ही नंबर 11 से डिविजिबल रहते तो आप क्या करते, आप देखते कि कौन से नंबर को 15 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आ रहा है वो 9 आ रहा है, तो ऑप्शन से चेक करोगे आपका आराम से हो जाएगा उस केस में. लेकिन यहाँ पे इसको डिफिकल्ट बना दिया, यहाँ पे आपको नंबर बताना ही पड़ेगा, एग्जैक्ट नंबर निकालना पड़ेगा. लेकिन एक बात और ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो जो भी इसका आंसर है, जो भी नंबर है इसको जब मैं 18 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर आपका 9 आ रहा है. तो अगर इस नंबर में से 9 मैं हटा दूँ, जैसे अगर मैं नंबर
नंबर मान लो कुछ और नंबर है, जो भी नंबर है मैं 9 हटा दूँ, 9 घटा दूँ, ठीक है, तो जो नंबर में से 9 घटाने के बाद वो 18 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। अगर मैं इस नंबर में से 9 माइनस कर दूँ तो 18 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। 18 से कम्प्लीटली डिविजिबल का मतलब है कि 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो जैसे अगर मैं देखूँ कि मान लो उस नंबर में से मैंने 9 हटा दिया, इस नंबर को मैंने पता है किस फॉर्म में लिख दिया, x + 9, मतलब 9 मैंने हटा दिया है, तो जो आपका x है वो आपका 18 से कम्प्लीटली डिविजिबल है और 9 एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है, 9 बाद में एक्स्ट्रा मैंने हटा दिया, 9 हटा दिया, तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल 18 से, मतलब ये 9 से भी डिविजिबल है, और ये भी अगर ये 9 होता तो भी ये 9 से डिविजिबल होता क्योंकि रिमाइंडर 9 आ रहा है, ठीक है। तो ये जो नंबर है ये आपका 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया, ठीक है। तो मतलब जो भी आपका आंसर आएगा, जो भी आपका नंबर आएगा वो 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, ठीक है। ये जो आपका नंबर आ रहा है ये कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 9 है, क्योंकि ये 18 से डिविजिबल है, जो आपका 9 आ रहा है वो भी आपका कम्प्लीटली डिवाइज हो रहा है, तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 9 है। अच्छा, जब वो नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 9 है तो अगर मैं इस नंबर के डिजिट्स का सम करूं तो वो भी 9 से डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि 9 के जो भी नंबर 9 से डिविजिबल होते हैं, सम ऑफ जो डिजिट्स होती है वो भी 9 से डिविजिबल होती है। तो सम ऑफ डिजिट्स क्या आ रहा है, 18 आ रहा है, 16 आ रहा है, 17 आ रहा है, 15, यही तो ऑप्शन में से एक होगा। तो इसमें से 9 से कौन सा कंप्लीटली डिविजिबल है, ये वाला ऑप्शन है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, मतलब आपका जो आंसर आएगा वो ए वाला ही आ जाएगा। तो इससे आप तुरंत कर सकते हो, मतलब विद इन 10 सेकेंड्स आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि 18 से डिविजिबल होगा, 9 रिमाइंडर आ रहा है, तो अगर मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो 9 से डिविजिबल मतलब जो सम ऑफ डिजिट्स होगा वो 9 से डिविजिबल होगा, एक ही में हो रहा है, तो ये आपका आंसर आ गया मात्र 10 सेकेंड में। लेकिन इसको करने का जो बेसिक तरीका है वो ये है कि आपको 15, 18, 36 का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। सबसे पहले इसका आपने एलसीएम लिया, तो इसका जो एलसीएम आ रहा है वो जो आ रहा है, आप सबसे पहले 36 लिख दो। 36 में आपका 18 पूरी तरीके से आ गया, क्योंकि 18 × 2 होता है, इसमें आपका 18 × 2 ऑलरेडी है, और ये आपका 3 × 5 है, और ये आपका 3 × 12 है, तो आपका × 5 और आ जाएगा, तो 180 जो नंबर है ये आपका 15, 18, 36 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। लेकिन आपको 9 रिमाइंडर आना चाहिए, तो आप इसमें 9 और अगर ऐड कर दोगे तो जो 189 नंबर आ रहा है ये आपका, जब आप 15 से 18 से 36 से डिवाइड करोगे तो 9 रिमाइंडर देगा। ये बिल्कुल रिमाइंडर नहीं देगा, लेकिन ये 9 रिमाइंडर देगा। लेकिन क्या ये 11 से डिविजिबल है? नहीं है, 11 से डिविजिबल नहीं है, तो इस वजह से आप इसको नहीं ले सकते। तो आप कैसे करोगे? सबसे पहला जो आपने नंबर लिया था वो 180 लिया था, ये आपका इन तीनों से था, प्लस 9 करने पे ये जो नंबर है ना ये आपका 11 से डिविजिबल होना चाहिए, लेकिन ये 11 से डिविजिबल नहीं हो रहा, ठीक है। तो फिर क्या करोगे, जो दूसरा नंबर होगा जो इन तीनों से डिवाइड होगा वो इसका डबल होगा, क्योंकि ये पहला नंबर था जो इन तीनों से डिवाइड होता है, इसका नेक्स्ट जो नंबर होगा वो 360 होगा, इसका डबल। तो नेक्स्ट नंबर 360 को ये आपका 15, 18, 36 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। अगर इसमें मैं 9 ऐड कर दूँ तो जो 369 आया है ना, ये जो 369 आया है ये आपका जब इन तीनों से डिवाइड करोगे तो ये 9 रिमाइंडर देगा। लेकिन ये 11 से भी डिविजिबल होना चाहिए, ये नहीं हो रहा है 11 से डिविजिबल, तो आपको इस तरीके से करना है। फिर आपका इसका इंटू 3 करना है, 540 + 9 549, ये भी डिविजिबल नहीं है। फिर आपका 729 आ जाएगा, मतलब 720 + 9 729, ये भी 11 से डिविजिबल नहीं है। फिर आप देखोगे 900 + 9 909 भी आपका 11 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर आपका 1080 आ रहा है +9, तो 1089 आ जाएगा, ये आपका 11 से डिविजिबल हो जाएगा। 11 से डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं, ये अल्टरनेट, मतलब ये पकड़ा तो अब अल्टरनेट 9, 1, 10 और 10 में से 8 माइनस करोगे तो आपका 1 आएगा। तो जो डिफरेंस आना चाहिए, जो मतलब अल्टरनेट का सम कर दो, जैसे मान लो आपका ये 5379 है, मान लो इसका सम 12 आ गया, इसका सम भी 12 आ गया, ठीक है। तो इसका जो डिफरेंस होता है वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, 0 या तो 11 का मल्टीपल हो। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 819, तो ये आपका जो डिफरेंस आ रहा है वो 0 आ रहा है, मतलब ये 11, मतलब ये 11 से डिविजिबल होगा। तो आपका कहीं ये आंसर आएगा, ये नंबर आ गया। आपको इस नंबर को नहीं बताना है, इसके सम ऑफ डिजिट्स बताना है। तो 9 और 8 1 9 10 मतलब 18 आ गया, ठीक है। तो आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। लेकिन आप देखो ये लेंदी प्रोसेस है, ठीक है, ये आपका ईजी प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेकिन इसको देखने से पहले हम पहले कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी है। तो जब भी आपको एचसीएफ निकालना होता है कुछ बड़े बड़े नंबर्स का जिनके बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, उस केस में हम क्या करते हैं, जैसे मान लो ये नंबर्स हैं, तो मैं इस नंबर और इस नंबर के बीच का डिफरेंस देख लूँगा, इस नंबर और इस नंबर के बीच का डिफरेंस देख लूँगा, और इस नंबर और इस नंबर के बीच का डिफरेंस देख लूँगा।
और इन डिफरेंसेस का जो HCF होगा वही इन नंबर्स का HCF होगा। अच्छा ये कैसे हुआ, ठीक है वो पहले बता देता हूँ। जैसे मान लेता हूँ इनका HCF मान लो 37 है, एक बार को मान लो कि इसका HCF 37 आ रहा है, तो ये 37 इंटू समथिंग होगा, क्योंकि भाई फैक्टर ही तो है 37, तो 37 इसको पूरी तरीके से डिवाइड ही तो करेगा। तो ये 37 इंटू समथिंग होगा, ये 37 इंटू समथिंग होगा, ये 37 इंटू समथिंग होगा। अगर ये 37 इंटू समथिंग है, ये 37 इंटू समथिंग है, तो इसका डिफरेंस भी 37 इंटू समथिंग ही होगा। जैसे मान लेता हूँ ये 37 इंटू मान लो 11 है, ये मान लो 37 इंटू मान लो 18 है, मान लो एक बार को मान लो बस, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है वो 37 इंटू 7 ही तो आ रहा है, तो ये भी तो 37 का मल्टीपल हुआ, तो मतलब इसका डिफरेंस भी 37 का मल्टीपल होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम इसका डिफरेंस से इन डिफरेंसेस का HCF निकाल लेते हैं, तो आपका इसका HCF आ जाता है। ये है लॉजिक। अच्छा एक चीज़ और अब समझो कि आपको इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस और तीनों का डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है, आपको दो का निकालना है। क्योंकि मान लो जैसे अगर इसका डिफरेंस मान लो समथिंग है, इसका डिफरेंस समथिंग है, तो इसका जो डिफरेंस होगा ये और ये ही तो होगा। अगर ये आपके अरेंज मतलब असेंडिंग ऑर्डर में है तब, या डिसेंडिंग ऑर्डर में है तब, तो आपको दो लेना है, लेकिन दो कौन से पिक करने हैं वो ध्यान देना। इसमें सबसे छोटी वाली वैल्यू ये है, सबसे बड़ी वाली वैल्यू ये है, तो इसको छोड़ के इसका डिफरेंस छोड़ दो, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस, इसका आपको HCF ले लेना है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे ये नंबर दिख रहे हैं, तो इसमें सबसे छोटा ये, सबसे बड़ा ये है, तो आपको इनका डिफरेंस छोड़ के बाकी जो डिफरेंसेस हैं, ये डिफरेंस और ये डिफरेंस, आपको ये दोनों डिफरेंस का HCF निकाल देना, आपका आंसर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो जैसे अगर मुझे इसका HCF निकालना होता तो मैं क्या करता, मुझे दिख रहा है कि सबसे छोटा ये, सबसे बड़ा ये है, मतलब आपको जो डिफरेंस लेना है दो मिनिमम डिफरेंसेस लेने हैं। जैसे यहाँ पे एक आएगा, यहाँ पे सबसे मैक्सिमम डिफरेंस यहाँ पे इस केस में ये आएगा, इस केस में सबसे मैक्सिमम डिफरेंस जो आएगा वो ये आएगा, तो इसको नहीं लेना, आपको जो मिनिमम डिफरेंस आ रहा है दो वो लेना है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बताऊँ यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो 39 का आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस जो आ रहा है वो 39 का आ रहा है, तो आपको इन दोनों का HCF लेना है, इन दोनों का जो HCF आएगा वो 39 आ जाएगा, तो आपका 39 ही करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात और समझो कि जैसे जब ऑप्शंस बड़े बड़े होते हैं और दूर दूर होते हैं, तो जैसे अगर मान लो 39 है तो ये आपका 39 का फैक्टर नहीं है। अच्छा HCF क्या होता है, जैसे अगर आप इसका और इसका HCF ले रहे हो तो जो भी आंसर आएगा वो इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, तभी तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो। तो जब 39 आ गया भाई, जो भी इसका HCF होगा वो 39 का भी तो फैक्टर होगा, इसका भी फैक्टर होगा, तो 39 का फैक्टर होगा, तो 39 का फैक्टर 39 या इसका कोई और फैक्टर तो होता नहीं है, तो मतलब ये तो फैक्टर्स है नहीं। तो जब आपने इसका और इसका डिफरेंस निकाला ना, आपका वहीं पे आंसर आ गया, आपको आगे देखना ही नहीं है, आपका आंसर वहीं पे आ चुका है, क्योंकि ऑप्शंस ही ऐसे हैं। जैसे मान लेता हूँ कि अगर मान लो आपने इसका डिफरेंस निकाला 39 आ गया, इसका डिफरेंस निकाला वो 78 आ गया, ठीक है। तो अब जो आपका वो है क्या बोलते हैं उसको आंसर, वो इन दोनों का HCF होगा, तो उस केस में आपका आंसर 39 आ जाएगा। लेकिन मान लो जैसे आपने जो पहला डिफरेंस निकाला, जैसे मान लो आपने पहला डिफरेंस निकाला 78 निकाला, अभी आपने दूसरा डिफरेंस नहीं निकाला है, अभी आपने ये वाला डिफरेंस नहीं निकाला है, तो आपको ये पता है यहाँ पे ऑप्शन में एक ई ऑप्शन दिया है जो कि 78 है, ठीक है। तो आपने ये डिफरेंस निकाला वो 79 था, दूसरा 39 है, लेकिन अभी आपने सिर्फ पहला डिफरेंस निकाला ये वाला, तो आपको पता है जो आंसर आएगा वो 78 है, 78 का कोई फैक्टर होगा। लेकिन यहाँ पे 78 भी है, 78 का फैक्टर भी है, तो यहाँ पे फिर आपको आगे चेक करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी आपकी क्लैरिटी नहीं है। वरना मोस्टली केस में क्या होता है ना, आप दो का डिफरेंस देखोगे आपका वहीं पे आंसर आ जाएगा। तो आपको एक बात और ध्यान देनी है, जैसे अगर मैं ये ना करके पहले अगर मैं ये किया होता, जैसे ये 39 आ रहा है मान लो, तो अगर मैं पहले ये वाला डिफरेंस न देख के अगर ये वाला डिफरेंस देखा होता, जैसे अगर मैंने 39 पहले में किया होता, तो मुझे ये पता चल जाता कि 39 उसका फैक्टर होगा, तो वहाँ पे मेरा पहले ही को में आंसर टिक हो जाता, सही निकल के आ जाता, मुझे इसका डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इससे ये समझ में आता है कि आप पहले सबसे पहले वो डिफरेंस निकाला करो जो सबसे मिनिमम हो, सबसे कम हो। जैसे अगर इस केस में मुझे निकालना होता तो मैं सबसे पहले इसका डिफरेंस निकालता, क्योंकि ये जो डिफरेंस आ रहा है वो सबसे मिनिमम आ रहा है, और जो भी इसका डिफरेंस आता मैं देखता कि इसका कोई फैक्टर ऑप्शन में है कि नहीं। अगर इसका सिंगल फैक्टर होता तो वही मेरा ऑप्शन ट्रू हो जाता, सही हो जाता। मैं इसका डिफरेंस पहले नहीं निकालता क्योंकि ये बड़ा डिफरेंस है, तो सबसे पहले मुझे सबसे मिनिमम वाला डिफरेंस देखना है। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी ना। अब एक बात और समझो, अब एक बात और समझो जो इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता है कि जो अब यहाँ से समझेंगे, इसका आंसर 39 आया है, तो आपको ये पता है कि 39 इसको भी डिवाइड करेगा कंप्लीटली,
इसको भी डिवाइड करेगा कंप्लीटली, इसको भी डिवाइड करेगा कंप्लीटली। मगर मैं इसको अगर मैं इसको 39 से डिवाइड करूँ, इसको 39 से डिवाइड करूँ, इसको 39 से डिवाइड करूँ, तो मेरा रिमाइंडर 0 बचेगा। लेकिन अगर मैं इन सारे नंबर में 3 3 3 ऐड कर दूँ, जैसे इसको 3 ऐड किया तो आपका ये आ जाएगा, अगर इसमें 3 ऐड करूँगा तो आपका ये आ जाएगा, अगर इसमें 3 ऐड करूँ तो आपका ये आ जाएगा। तो अगर मैंने सब में 3 3 ऐड कर दिया है, तो जब मैं अब इसको 39 से डिवाइड करूँगा तो आपका तीनों केस में रिमाइंडर 333 आएगा। या कुछ भी ऐड कर दूँ, मैं x ऐड कर दूँ, मतलब 39 से बस छोटी रहे वो वैल्यू, अगर मैं x ऐड कर दूँ तो आप अब जब डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर x सेम तीनों ही केस में आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है। अब आपसे पूछा कि वो हाईएस्ट नंबर कौन सा है, जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर तीनों में ईच केस में सेम आएगा। तो अगर मान लेता हूँ x रिमाइंडर आ रहा है, तो अगर मैं इन तीनों में से x माइनस कर दूँ तो अब रिमाइंडर बिल्कुल भी नहीं बचेगा। अब तो रिमाइंडर बिल्कुल नहीं बचेगा। तो जब मैंने इसमें से x माइनस कर दिया तो अब ये कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। अब मुझे वो नंबर चाहिए जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो अब मैं इसका डिफरेंस देख लूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। अच्छा एक बात आप बताओ कि जैसे अगर यहाँ पे मान लेता हूँ मैंने 2 नंबर लिया है, एक मैंने लिया है 2, एक मैंने लिया है 5, इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो आपको दिख रहा है 3 आ रहा है। अगर मैं इसमें 2 ऐड कर दूँ, इसमें भी 2 ऐड कर दूँ, मतलब सेम चीज़ ऐड करूँ, चाहे वो जो भी ऐड करूँ, तो अब इसका जो आ रहा है वो 4 और 7 आ जा रहा है। लेकिन अभी भी जब आप डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस अभी भी सेम ही आ रहा है। ठीक है, तो जैसे अगर आपको HCF निकालना था, आप HCF कब निकाल रहे हो, इसमें से जब आप x माइनस कर रहे हो तो ये कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, उसके बाद HCF निकाल रहे हो, तो उसके बाद आप डिफरेंस देख रहे हो। लेकिन वो जो डिफरेंस है वो x ऐड, सब में अगर आप x ऐड करो ना, जैसे अगर आप इसमें x ऐड करो, इसमें भी x ऐड करो, इसमें भी x ऐड कर रहे हो, तो अभी भी वो डिफरेंस जो रहेगा वो अभी भी वही आएगा जो पहले आ रहा था। तो मतलब आपको इसमें x माइनस करने की जरूरत नहीं है। अभी भी अगर आपको वो नंबर निकालना है HCF, इसमें से x माइनस होने के बाद जो इन तीनों नंबर का HCF आएगा, वो आप अभी भी इसी नंबर्स में से इसका डिफरेंस देख के निकाल सकते हो। समझ रहे हो, क्योंकि इसमें से मैंने 3 ऐड किया तब ये नंबर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी इसका डिफरेंस वही आएगा जो यहाँ पे आ रहा था। तो मतलब अगर मुझे इसका निकालना है क्या, अगर आपको वो हाईएस्ट नंबर निकालना है जो आप इसको डिवाइड कर रहे हो, तो आपका रिमाइंडर आपका सब में सेम पहली बात तो सेम होना चाहिए सब में रिमाइंडर। तो अगर सेम आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इसका डिफरेंस निकाल के आपको फैक्टर देख लेना है। मतलब आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है ना, तो आपको पहली बात तो आप वो 2 नंबर पिक करो जिसका डिफरेंस सबसे कम हो। तो मैंने जैसे ये और ये पिक किया, तो इसका डिफरेंस 39 आ रहा है, तो मुझे पता है आंसर 39 या उसका कोई फैक्टर आएगा। यहाँ पे ऑप्शन एक ही आपका यही टिक होगा। बस आपको इतना ही करना था इस वाले क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं करना, बस इतना ही करना है। ठीक है, लेकिन अगर रिमाइंडर सेम ना हो तब क्या करते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को देखो, आपको ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर बताना है। जब आप उस नंबर से 554 को डिवाइड कर रहे हो, इसको डिवाइड कर रहे हो, इसको डिवाइड करो, तो आपका रिमाइंडर जो आ रहा है वो इतना 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 रिस्पेक्टिवली आ रहा है। तो यहाँ पे सेम नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, जैसे अगर मैं 554 को डिवाइड कर रहा हूँ तो आपका रिमाइंडर 43 आ रहा है, तो अगर इसमें से आप 43 माइनस कर दो तो कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो इसमें भी मैं ना मिनिमम वैल्यू पिक करके चलूंगा, जैसे यहाँ पे आपको डायरेक्टली हो जाएगा, यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने की जरूरत नहीं क्योंकि वैल्यूज ही छोटी छोटी हैं। तो इसमें भी मैं सबसे छोटी वाली वैल्यू पिक करूंगा। अभी आपको रीज़न बताता हूँ क्यों। जैसे अगर मैं 213 को डिवाइड कर रहा हूँ उस नंबर से, तो आपका रिमाइंडर 67 आ रहा है। तो अगर मैं इसमें से 67 माइनस कर दूँ तो आपका जो आ रहा है यहाँ पे 641 आ रहा है। तो वो जो नंबर है वो 146 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा कि नहीं, बिल्कुल कर देगा। आप ऑप्शन से देख लो कौन सा नंबर इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो 73 2 जा कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, बाकी नहीं कर पाएंगे। तो आपका यही वाला आंसर क्या हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा। इस वजह से मैंने सबसे छोटा वाला नंबर पिक किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेट x बी द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स दिस द रिमाइंडर इन ईच केस सेम। तो आपको बताना है कि उस नंबर का फैक्टर कौन सा नहीं है। तो पहले आपको वो नंबर पता लगाना होगा। तो वो नंबर पता लगाने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि आप इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस देख लो, मतलब सबसे छोटा और सबसे बड़ा को छोड़ के इसका डिफरेंस देख लो, उसका HCF ले लो। लेकिन मैंने उसमें बताया आप सबको पहले सबसे पहले आपको वो चेक करना है जिसका डिफरेंस सबसे कम हो। तो इसका डिफरेंस सबसे कम है, तो मैं सबसे पहले इसको लूँगा। तो इसका जो डिफरेंस निकल के आ रहा है वो आपका 48 निकल के आ रहा है। तो आपको पता है जो आंसर होगा वो 48, मतलब जो भी आपका आंसर आएगा वो 48 या 48 का कोई फैक्टर आएगा। ठीक है, जो x की वैल्यू आएगी वो। तो यहाँ से अगर आप 48 के फैक्टर्स देखो तो यहाँ पे 48 के सारे फैक्टर्स आ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं 48 आपका आंसर नहीं है फिर, क्योंकि सारे तो ऑप्शन हो नहीं सकते।
तो फिर आप इसका डिफरेंस देखोगे, इसका डिफरेंस जो आपका आ रहा है वो आपका 70, 45, 27, 72 आ रहा है। अब आपको पता है कि इसका और इसका HCF जो होगा वही x की वैल्यू होगी, तो इसका और इसका जो HCF आ रहा है वो आपका क्या आ रहा है, वो आपका आ रहा है 24। ठीक है, HCF ऑफ 72 और 48 जो होता है वो आपका 24 होता है। तो 24 आपका आंसर आ गया। ये x की वैल्यू, ये आपकी किसकी वैल्यू है, ये आपकी x की वैल्यू है। आपको बताना कि इसमें x का फैक्टर कौन सा नहीं है, तो आपका 16 नहीं है, क्योंकि 16 24 को डिवाइड थोड़ी करता है, बाकी सब डिवाइड करते हैं, तो इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। When this are divided by the greatest number x, the remainder in each case is y. What is the value of x minus y? तो मैंने क्या बताया था कि आपको पहले तो वो निकालना पड़ेगा कि इनका जो HCF आएगा वो कितना आएगा। तो वो मैंने आपको क्या बताया था कि आप सबसे छोटा सबसे बड़ा, सबसे छोटा ये है, सबसे बड़ा ये है, इसको छोड़ के आपको इसका डिफरेंस निकाल लेना है। तो अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूं और इसका डिफरेंस निकालूं, ठीक है, तो जो इसका डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है इसमें भी सबसे मिनिमम वाला देखो, सबसे मिनिमम वाला आपका ये है 1134 और 1182। ठीक है, लेकिन आपको पूरा ही करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस वो x की वैल्यू नहीं पूछा, ऑप्शन में कुछ और पूछा है, तो आपको दोनों ही देखना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे जो आ रहा है 1134 और 1182 में वो जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 8 और आपका 48 का। ठीक है, और इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 2 यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे आपका 13 में से 6 जाए 7, 72 आ रहा है। ठीक है, 72 आ रहा है। तो 72 और 48 का जो निकल के आया है HCF वो 24 आ गया, तो कहीं ना कहीं x की वैल्यू जो है वो 24 आ गई। लेकिन जो यहाँ पे रिमाइंडर है ना, कह रहा है रिमाइंडर इन ईच केस y, तो आपको ये y की वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। तो मतलब 24 से आप जब इस नंबर को डिवाइड कर रहे हो या इसको कर रहे हो या इसको कर रहे हो, तो आपका रिमाइंडर जो आ रहा है वो y है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको करके देख लेते हैं। मैंने 1062 को डिवाइड करके देख लिया, तो आपका 4 जा 96 होता है। यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आ गई 10 आ गई, 102 आ गई, तो फिर आप 4 जा कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो रिमाइंडर आ रहा है वो 8 आ रहा है, सॉरी 6 आ रहा है। ठीक है, तो मतलब y की वैल्यू आपकी आ चुकी है। आपको बताना क्या, x माइनस वाई 24 माइनस 6, आपका आंसर 18 आ गया। समझ में आई बात? हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, पहले आपको x की वैल्यू निकालना है जो ग्रेटेस्ट है। जो आपको कैसे निकालना है, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस का आपको HCF निकाल लेना है, तो वो आपका आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको रिमाइंडर भी तो निकालना है कि रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो रिमाइंडर आप इसको इसको कर दो, क्योंकि सारे ही केस में y ही रिमाइंडर आएगा, वही तो कर रहा है, रिमाइंडर सब में सेम है। तो मैंने एक को डिवाइड कर दिया छोटे वाले को, रिमाइंडर 6 आ गया, तो आपसे x माइनस वाई की वैल्यू पूछा है, तो आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि इफ r इज द रिमाइंडर व्हेन ईच ऑफ दिस इज डिवाइडेड बाय द ग्रेटेस्ट नंबर d, आपको फिर d माइनस आर की वैल्यू बताना है। तो मैंने क्या बोला कि सबसे छोटी सबसे बड़े को छोड़ के बाकी का डिफरेंस आपको देखना है। तो यहाँ पे अगर मैं 7306 और 6454 का डिफरेंस लूँ, तो आपका जो डिफरेंस आ रहा है वो 852 आ रहा है। 8797 और 7306 का अगर मैं डिफरेंस देखूँ, तो डिफरेंस जो आपका आ रहा है वो 1491 आ रहा है। तो अब आपको इसका और इसका HCF लेना है। तो HCF क्या होगा, कॉमन फैक्टर। तो इसमें से छोटी वाली वैल्यू का मैं कॉमन फैक्टर करूंगा कि इसके कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, वो भी हाईएस्ट से लेके चलूंगा। तो 8 पहला फैक्टर तो इसका 852 है, लेकिन वो इसको डिवाइड नहीं करेगा, तो वो कॉमन फैक्टर नहीं हुआ। फिर जो इसके बाद जो फैक्टर है, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, तो आपका क्या जाएगा, जो भी आपका आएगा 476, ये इवन है, इवन नंबर इसको कभी भी डिवाइड नहीं कर पाएगा क्योंकि ये ऑड है। फिर अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूँ, 3 से, तो 3 से डिवाइड करने पे जो आपका आ रहा है वो आपका आ रहा है ये और आपका आ रहा है 4, तो ये भी इवन है, इवन में कभी डिवाइड नहीं कर पाएगा। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूँ, 4 से, तो 4 से डिवाइड करने पे आपका 213 आ रहा है। क्या 213 इसको डिवाइड कर रहा है? बिल्कुल, ये 7 टाइम्स, क्योंकि 7 दूना 1400 होता है और 13 सत्ते आपका 91 होता है, तो बिल्कुल 213 डिवाइड कर रहा है। तो जो इसका फैक्टर आया 213 इसको 4 डिवाइड करने पे आया है 213, तो ये इसका फैक्टर हुआ। तो 213 इसका भी फैक्टर है, मतलब कहीं ना कहीं जो HCF आ रहा है वो आपका 213 आ रहा है। 213 किसकी वैल्यू आ रही है, वो D की वैल्यू आ रही है, D की वैल्यू। ऐसे बड़े बड़े नंबर्स में आपको ऐसे ही चेक करना होता है। इसका पहला फैक्टर 852 हो जाएगा, दूसरा फैक्टर आपका 852/2 आएगा, तीसरा फैक्टर 853/3 आएगा,
चौथा फैक्टर आपको बड़े फैक्टर से छोटे फैक्टर की तरफ जाना है, तो डिवाइड बाय 4 करोगे तो जो भी आपके फैक्टर है उसका आपको ये चेक करना है कि वो इसको डिवाइड कर पा रहे हैं, कि अगर इसको भी डिवाइड कर रहे हैं तो वही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल के आ जाएगा। तो मैंने इस तरीके से निकाल दिया। अब ये तो डी की वैल्यू आ गई, लेकिन अब आपको रिमाइंडर निकालना है कि जब मैं इससे इसको डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है। ठीक है, तो रिमाइंडर भी निकाल लो। यहाँ पे 6454 को जब आप 213 से डिवाइड कर रहे हो तो आपका ये जाएगा 3 टाइम्स 639, यहाँ पे आपका आ गया, यहाँ पे आपका 6 आ गया और ये 4 आ गया। ठीक है, तो आपका 64 ही रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि 0 टाइम्स जाएगा अब आगे, तो 64 रिमाइंडर आ रहा है। तो जो आर की वैल्यू आ रही है, आर की वैल्यू वो आपकी 64 आ रही है। आपको डी माइनस आर की वैल्यू पूछा है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आएगा 149। तो 149 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा शानदार क्वेश्चन था ये। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। फाइंड द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाई 20, 25, 35 एंड 40 लीव्स रिमाइंडर 14, 90, 29 एंड 34 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ऑप्शन से जाया करो, क्योंकि यहाँ पे जो लीस्ट नंबर है वो ये लीस्ट नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इजी है डिवाइड कर पाना, और 20 से डिवाइड कर पाना सबसे ज़्यादा इजी है। तो 20 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आ रहा है वो 14 आ रहा है। तो आप देखो 20 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आ रहा है। इसको जब आप 20 से डिवाइड करोगे तो ये 84 है ना, क्योंकि 20, 40, 60, 80 यही तो आएगा 20 का मल्टीपल, तो लास्ट में 80 आ रहा है। तो रिमाइंडर 4 आएगा, लेकिन रिमाइंडर तो 14 आना चाहिए। तो आपके ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। इन दोनों केस में आपका रिमाइंडर 14 आ रहा है, तो आपका ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। अब ये दोनों ही 14 रिमाइंडर दे रहे हैं, तो फिर आप कोई और चेक कर लो। अब ये वाला चेक करना इजी है, 25 वाला भी चेक करना इजी है, क्योंकि 25 में लास्ट में क्या 25, 50, 75 और 0 0 ही तो आता है। तो 25 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो आ रहा है वो 19 आ रहा है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अगर मैं 75 कर दूँ 75, तो 75 के केस में आपका दोनों ही केस में 19 आएगा। ठीक है, तो ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं, फ़ायदा हुआ नहीं। तो 40 वाला चेक कर लो, तो 40 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका 34 आ रहा है। ठीक है, तो 40 के लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा ये वाला। तो ये दोनों तो आपका आंसर नहीं है, तो आपका ये 294 आपका 394 आ रहा है। तो आपको पता है 280 चला जाएगा 40 से, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना देगा, रिमाइंडर यहाँ पे देगा वो 280 वाला जो रिमाइंडर देगा वो 14 देगा, लेकिन रिमाइंडर आपको 34 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे जो 360 रिमाइंडर आएगा, भाई 360 चला जाएगा कम्प्लीटली। ठीक है, क्योंकि 1000 तो 40 से जाता ही है, तो आपको लास्ट 3 देखना है। ठीक है, तो 360 जाएगा, इसका जो रिमाइंडर बच जाएगा 34 बच जाएगा। तो इस केस में आपका रिमाइंडर 34 बच रहा है, तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बाई ऑप्शन आपका बहुत ही तेज होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, ये आपका चैप्टर हो गया फिनिश। थैंक यू सो मच।